बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। तो मैंने स्मॉल परसेंटेज के लिए पी इज इंक्रीज बाय 3%। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताओ, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज बताओ, परसेंटेज चेंज बताओ, फटाफट बोलो बिना पेन चलाए। तो बोलो स्मॉल परसेंटेज है, यहां पर देखो स्मॉल परसेंटेज है, तो पावर आगे ले लो। तो बोलो बेटा परसेंटेज चेंज इनके पावर आगे ले लो, डी के बाय के डिफरेंशिएशन से आ जाता है प्राइस ऑफ dt by p into 100%। एम आई राइट और नॉट? बेटा परसेंटेज चेंज ये डिफरेंशिएशन से आ जाता है, या डी के बाय dt करोगे तो 2p, तो फिर वो p हो जाएगा सर। एम आई राइट? तो 6% आंसर बिल्कुल राइट है। बस अब पिन पॉइंट पे बातें बता रहा हूं। अच्छा इसी में बोलता इफ p is increased by 200%, अब कैसे करते? 200% तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज अब कैसे करते? तो बोलो बड़ा परसेंटेज है तो बेसिक से कहीं आप लगाते हैं, पर इतना लंबा सॉल्यूशन कुछ नहीं है। 200% बढ़ा दिया तो p डैश हो जाएगा p नॉट प्लस 2p नॉट, 200% p नॉट का 200% ही हो जाएगा, तो बोलो आ जाएगा 3p नॉट। तो बोलो नया मोमेंटम 3p नॉट हो जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ। तो बेटा ये 3p नॉट यहाँ उठा के रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी k डैश 9 k नॉट यानी कि 9 गुना आ जाएगी। तो बोलो 800% बढ़ गया तो 9 k नॉट आ जाएगी, तो बोलो परसेंटेज चेंज आ जाएगा 800%। तो काइनेटिक एनर्जी 800% बढ़ गई। खत्म? ये बड़े बड़े परसेंटेज के लिए सकते होता है। अच्छा बताओ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? बोलो कंजर्वेटिव क्या होता है? ये एनर्जी को संभालता है, स्टोर करता है, किस फॉर्म में? इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव की पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से कंजर्वेटिव फील्ड बताओ? कंजर्वेटिव फोर्स जो एनर्जी को स्टोर करता है किसमें? गुल्लक में। गुल्लक क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बेटा गुल्लक क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है किसमें? ये गुल्लक है। गुल्लक ये लायक औलाद है, लायक औलाद लायक, ठीक है सर। कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटी, इलेक्ट्रो, नाम बताओ इलेक्ट्रो और स्प्रिंग। इसमें से दो अभी पढ़ेंगे, ये अपन अभी पढ़ेंगे, और ये बेटा अगले उसमें 12th क्लास में। ये 12th क्लास पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये अभी नहीं पढ़ना आपको, ये दो अभी पढ़ना है आपको। स्प्रिंग और ग्रेविटी अभी पढ़ेंगे आज, तो लायक। अच्छा नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नालायक, नालायक। हाँ ये एनर्जी को लॉस करता है किसमें? इन हीट एंड साउंड, इन हीट एंड साउंड, ठीक है। अच्छा इसकी पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती है। हमारे फिजिक्स में नालायक वाला फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स है। ये अपन फ्लूइड में पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स ये भी पढ़ लिया अपन ने, फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया, विस्कस फोर्स फ्लूइड में पढ़ेंगे। क्या ये समझ आ गया? नालायक नालायक वाला पढ़ लिया पहले? यस सर। एक क्वेश्चन से रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा इनका वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, w डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, w डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। तो इसका एग्जांपल भी कहते हैं डिपेंड अपॉन पाथ, डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। बेटा इनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनका वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ। इनका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनका डिपेंड करता है। आ जाओ सर ये पाथ वाला बताओ, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं सर। क्वेश्चन से क्लियर करता हूं, अभी करता हूं, क्लियर करता हूं। अच्छा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा जो कंजर्वेटिव वर्क करता है, कंजर्वेटिव जो फोर्स वर्क करते हैं, अगर पॉजिटिव वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क करेंगे तो एनर्जी देंगे, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेंगे तो एनर्जी देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो बेटा अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, कंजर्वेटिव का वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, यानी कि चेंज नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दो। क्या ये पढ़ाया था कल? कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होता है, उसके अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, कंजर्वेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। क्या ये समझ गया था? अगर कंजर्वेटिव का वर्क पॉजिटिव आता है तो वर्क डन बाय द फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अगर कंजर्वेटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो डेल यू नेगेटिव आना चाहिए, और इसके लिए हमने माइनस लगा दिया। इज दैट क्लियर? अगर कंजर्वेटिव का वर्क पॉजिटिव है तो वो एनर्जी देगा, ए जो भी वर्क करता है एनर्जी देगा, और वो एनर्जी देगा तो गुल्लक खाली होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो डेल यू को नेगेटिव लाने के लिए माइनस लगा दिया। तो ये याद कर लोगे? ओके। अच्छा नॉन कंजर्वेटिव का वर्क क्या करता है? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क लॉस होता है, स्कोर होता है, तो लॉस, तो बोलो डेल ई लॉस। कितना लॉस होगा? जितना नॉन कंजर्वेटिव वर्क करेगा उसका माइनस, क्योंकि अगर ये वर्क पॉजिटिव करेगा, ये वर्क नेगेटिव करेगा, नॉन कंजर्वेटिव नेगेटिव वर्क करेगा तो एनर्जी छीनेगा, और जितनी छीनेगा उतना लॉस होगा पॉजिटिव। तो बोलो लॉस को पॉजिटिव करना, वास्तव में लॉस हुआ तो डेल सॉरी डब्ल्यू नेगेटिव होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क नेगेटिव होना चाहिए। खत्म? तो ये कल बता दिया था। आ जाओ इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, सुनना ध्यान से, फील लेना। मैं इसको धीरे धीरे देखो, ये 10 किलो का ब्लॉक है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं लगभग 100 से थोड़ा सा ज्यादा, 100 न्यूटन, स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर। तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, क्वेश्चन से क्लियर कर रहा हूं, एक क्वेश्चन से फील करो कब एनर्जी बढ़ती है, कब घटती है। ये ऊपर जाएगा तो बताओ इसके ऊपर जाने में, इसके ऊपर जाने में मान ले 10 मीटर गया, मान ले 10 मीटर ऊपर गया, हाँ बताओ बताओ इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो बोलो एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है mg 100। एम आई राइट और नॉट? बेटा इस पर दो फोर्स लगे, एक mg 100 और एक ऊपर 100। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा बताओ यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? नहीं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। समझना सारी बातें, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा ये ऊपर जाकर बताओ वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो बोलो पॉजिटिव होगा, बोलो एफ एक्सटर्नल इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट h, तो ये आ जाएगा बेटा 100 इनटू 10। मैं बोलूं 1000 जूल का पॉजिटिव वर्क करूंगा मैं, तो क्या बोलूं मैंने इसको एनर्जी दी, बेटा यहां से यहां तक इस फोर्स ने एनर्जी दी, 1000 जूल एनर्जी दी, बेटा पॉजिटिव मतलब एनर्जी दी। क्या मैं बोलूं इसने 1000 जूल एनर्जी दी इस ब्लॉक को? क्या ये समझ आ गया? मैंने 1000 जूल एनर्जी दे दी, देखो मुझे पसीना आ गया, ये देखो फील, ये देखो भारी बोतल है, ये लो, ये ऐसी का रिमोट है, देखो मैंने ऐसे धीरे धीरे ऊपर ले गया इसको, देखो रुका है, अभी देखो रुका है, फील लेना फील, मैंने इसको धीरे धीरे ऊपर ले गया, तो देखो मैं थक गया, ये देखो पसीना आ गया, 1000 जूल एनर्जी दी, तो मेरी मेहनत इसके अंदर चली गई, सब कहां गई? काइनेटिक एनर्जी नहीं, बेटा एनर्जी भी तो लगा नीचे, तो मैं मैंने 1000 जूल एनर्जी दी है, बेटा मैंने ऊपर फोर्स लगाकर 1000 जूल एनर्जी दी है, एक और फोर्स लगा ग्रेविटी, तो मैंने वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ पॉजिटिव आ गया नेगेटिव? ग्रेविटी वर्क कर रही है उसके अगेंस्ट होगा, बताना बेटा ग्रेविटी वर्क कर रही है उसके अगेंस्ट होगा, बताना जरा, ग्रेविटी वर्क कर रही है उसके अगेंस्ट होगा। अब मेरी एनर्जी 1000 चली गई, देखो अब कहां गई देखते हैं, तो मेरे को लगा ये धीरे धीरे ले जाओ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पाई नहीं है, पोटेंशियल में ग्रेविटी चेक करते हैं।
में जा रहा था तो पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल में चली गई। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क आ गया -1000 जूल। तो जब मैं ऊपर ले गया तो मैंने वर्क पॉजिटिव किया, बेटा ऊपर ले जाने में मैंने वर्क पॉजिटिव किया तो मैंने 1000 जूल एनर्जी दे दी। तो मैंने जो एनर्जी को दी ग्रेविटी ने हैंड टू हैंड छीन ली। याद है बुआ अपने को पैसे में कहती मम्मी हैंड टू हैंड छीन लेती। याद है बुआ ने अपने को एनर्जी दी 100 रुपए दिए, जैसे बुआ ने मम्मी ने बोलते मेरे को हमने बुआ ने मुझे दिए तो मम्मी बोलती तू कैसे खुद कमा के नहीं लाया, बुआ के बच्चों को तो मैंने दिए चलते और मम्मी छीन लेती है। क्या मैं बोल दूं मैंने बुआ ने जो तुम्हें पैसा दिया 1000 रुपया, बुआ ने जो मेहनत करके पैसा दिया 1000 रुपया, मम्मी ने हैंड टू हैंड छीन लिया। ए मम्मी ने हैंड टू हैंड छीन लिया बिना समय गवाए। तो ग्रेविटी ने 1000 रुपए छीन लिया। देखो मैंने 1000 जूल एनर्जी दी, ग्रेविटी ने छीन ली। क्या फील आ रही है? तो तू स्टॉप हो गई। ग्रेविटी कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। ग्रेविटी कंजर्वेटिव है तो मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ W बाय ग्रेविटी। एम आई राइट? ग्रेविटी में एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी ने छीनी है। ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आता है, ग्रेविटी एनर्जी छीनती है। जब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ग्रेविटी छीनेगी और छीन कर अपने अंदर गुल्लक में डाल देगी। ग्रेविटी इस बॉक्स से एनर्जी छीनेगी। किसने दी? मैंने दी। यहां से आता मैंने एनर्जी दी 1000, ग्रेविटी ने छीन ली 1000 और ग्रेविटी छीन कर गुल्लक में डाल देगी। तो मैं ग्रेविटी ने देखो 1000 छीनी, तो ग्रेविटी ने 1000 छीनी तो 1000 गुल्लक में डाल दी। तो मैं गुल्लक में पैसा बढ़ गया। देखो गुल्लक में पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1000 यानी कि बढ़ गई। तो जब जब ग्रेविटी ने वर्क नेगेटिव करेगी एनर्जी छीनेगी और माइनस माइनस प्लस होकर गुल्लक में पैसा बढ़ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। क्या ये समझ आ गया? मैं ऊपर लेके मैंने मेहनत करी एनर्जी दी, पॉजिटिव वर्क करा एनर्जी दी और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ उसने एनर्जी छीनी और ग्रेविटी ने जो एनर्जी छीनी माइनस में वर्क करा एनर्जी छीनी उसमें एक और माइनस लगा दो इतनी हो गई। ग्रेविटी ने जो वर्क करा उसमें एक माइनस लगा दो, ग्रेविटी ने वर्क करा माइनस यानी कि एनर्जी छीनी उतनी गुल्लक में बढ़ गई। देखो तो डेल यू पॉजिटिव आ गया 1000। क्या ये फील आई आपको? क्या फील आ गई? ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है यानी कि ग्रेविटी ने एनर्जी छीनी और जितनी छीनी उतना गुल्लक बढ़ गया, उतना डेल यू पॉजिटिव आ गया। आ जाओ फील लेते हैं। सिर्फ एनर्जी दिखता नहीं, सिर्फ एनर्जी नजर नहीं आ रही जो गुल्लक में है, जो ग्रेविटी ने छीनी वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। आ जाओ दिखाता हूं। देखो एनर्जी से नजर नहीं आ रही दिखाता हूं। पहले रिमोट यहां था वेलोसिटी 0 थी, पहले रिमोट यहां था वेलोसिटी 0 थी। अब आप ऊपर लेके गए तो मैंने मेन वो गया ग्रेविटी में एनर्जी स्टोर को चलो देखते हैं। इसको छोड़ रहा हूं, नीचे आएगा। देखो वेलोसिटी से टकरा है। देखो ये मेरा हाथ पे टकरा है तो देखना। देखो वेलोसिटी थी तो उसके बाद वेलोसिटी आई कहां से? बेटा इसको वापस छोड़ दो, इसको जब छोड़ दोगे तो ये वापस नीचे आएगा एनर्जी से। 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, छोड़ दो हाथ हट जाए तो ये नीचे की तरफ 10 मीटर तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखो इस बार वर्क डन बाय ग्रेविटी है। बेटा ये साइड से ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो इस बार ग्रेविटी वर्क करेगी। क्या मैं बोलूं बेटा इस बार अगर आप यहां से छोड़ दोगे तो इस बार ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव 100 * 10 * cos 0। तो मैं बोलूं नीचे आता है ग्रेविटी फिर से 1000 का वर्क करेगी, ऊपर जाता है नेगेटिव वर्क का ग्रेविटी का, उसके अगेंस्ट आता है एनर्जी बढ़ी, नीचे आता है ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है तो ग्रेविटी एनर्जी देगी। इस बार ग्रेविटी एनर्जी देगी। तो जब जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, जब जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है ग्रेविटी एनर्जी देती है। तो मैं ग्रेविटी एनर्जी देगी तो गुल्लक खाली होगा। तो देखो इस बार डेल यू नेगेटिव आएगा, इस बार डेल यू नेगेटिव आएगा -1000 तो मैं गुल्लक खाली होगा। ए पोटेंशियल एनर्जी घटेगी नेगेटिव मतलब डेल यू नेगेटिव गुल्लक खाली होगा। तो ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है, नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटती है क्योंकि ग्रेविटी वर्क करती है। क्या समझ आया? क्या समझ आया? ऊपर जाने पर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, नीचे आने पर ग्रेविटी वर्क करती है पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। और मैं बोलूं वो एनर्जी कहेगा ए ग्रेविटी में तो 1000 जूल का गया काइनेटिक एनर्जी में, तो टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल होगी। टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल होगी। क्या समझ आ गया? टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल होगी। तो मैं बोलूं अल्टीमेटली सुनो, अल्टीमेटली ऊपर जाने पर मेरी एनर्जी गई, अल्टीमेटली ऊपर जाने पर मेरी एनर्जी गई, मैं थक गया, किसके पास गई? ग्रेविटी के पास गई, स्टोर हो गई, फिर नीचे आकर ग्रेविटी ने वापस दे दी। तो ग्रेविटी ने तो ली और वापस दे दी। अल्टीमेटली मेरी एनर्जी गई और काइनेटिक एनर्जी आई। अल्टीमेटली मेरी एनर्जी गई और काइनेटिक एनर्जी आई। क्या ये समझ में आ गई? क्या ये पूरी पिक्चर समझ आ गई? चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पर क्वेश्चन करते आ जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम पर क्वेश्चन करते हैं एक दो, फिर आगे बढ़ते आ जाओ। मैं चलो उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी, उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा देता हूं, उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा देता हूं। आ जाओ उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा देता हूं। आ जाओ ये क्या करता हूं? ये क्वेश्चन करो AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। ये कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? लेट मत आप प्रियांशु मोदी करी, सॉरी फॉर लेट, लेट बताओ, लेट बताओ। तो देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? क्या नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी? गलत। तो नॉन कंजर्वेटिव तो काट दो और मत, नॉन कंजर्वेटिव की वजह से गुल्लक बढ़ता नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव तो नालायक है बेटा, ये तो नालायक है, लॉस करता है, नालायक लॉस करता है तो लॉस। तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव की वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती। हां अब बताओ क्या होगा? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी? बढ़ने की बात करते हैं, बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी? जब बताओ कंजर्वेटिव वर्क करेगा, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होगा। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है? कंजर्वेटिव वर्क करता है तब बढ़ती है या उसके अगेंस्ट होता है तब? कंजर्वेटिव वर्क करता है तब बढ़ती है या उसके अगेंस्ट होता है तब? तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, यस अगेंस्ट द कंजर्वेटिव होता है। ये तो ये अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, यस अगर कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, डी गलत है। अपॉन द सिस्टम बाय द नहीं, बाय द कंजर्वेटिव में तो एनर्जी घटती है। तो सिस्टम क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कंजर्वेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी। गलत है, बाय द गलत है, ए बाय द गलत है, बाय द गलत है, ये गलत है, अगेंस्ट द राइट है, ये राइट है, बी राइट है, बी। समझ में आ गया? कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होगा तो वो छीनेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होगा तो वो छीनेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखते हैं। अच्छा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है क्या? ये देखो ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट को एम मास के ऑब्जेक्ट को एम मास के ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लाता हूं, ये यहां से यहां लाता हूं, ये इनिशियल फाइनल, ये यूं लाता हूं। तो बताओ किसमें वर्क डन ज्यादा होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इन पाथ 1 and 2 are W1 and W2 respectively. Then first A W1 बराबर W2, B W1 बराबर W2 से, C W1 छोटा होगा W2 से, D 1 से। बोलो कौन सा वर्क ज्यादा होगा? मैंने बताओ किसका वर्क पूछा है? मैं बोलूं ग्रेविटी का वर्क पूछा है। देखो वर्क डन
बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यहां पे कंजर्वेटिव है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव। तो वर्क डन है W doesn't depend upon path, वर्क डन doesn't depend upon path, doesn't depend upon path, depend upon path, am I right? वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो दोनों में सेम होगा W1 बराबर W2। अच्छा वैसे भी सीख लेते, देखो यहां पे mg भी लगा है इसमें और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है h, तो वो तो अगर h डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन इन फर्स्ट केस वो हो जाएगा 4 × 4 की डायरेक्शन में, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 4, तो mg × h आ जाएगा पॉजिटिव का, इधर से आएगा तब भी फोर्स हमेशा mg नीचे लगा है, तो बराबर बेटा ये फर्स्ट केस में भी होगा, सेकंड केस में भी आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन f इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये आ जाएगा बेटा mg इनटू इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h, तो ये दोनों सेम आ गए। देखो क्या मैं बोल रहा था, सेकंड केस में भी mgh आएगा, तो मतलब वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, दोनों सेम होंगे बेटा, इधर से आओगे तब भी mgh और यहां आओगे तब भी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h ही होगा mgh, क्लियर? अरे राजू क्वेश्चन करने आ जाएगा, राजू क्वेश्चन करने आ जाएगा मेरा लाल नेगेटिव साइन का ठीक, ओके आ जाओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले पता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने कहा था मैं करूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूजी से लिखते हैं इसको, तो बोल बेटा ए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये देखो डेल यूजी है, ये देखो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम आई राइट? और ये देखो h साइड पर ले जाने पर, ये देखो ये m मास को h साइड पर ले जाने पर तो वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ये देखो h साइड पर, तो बोल बेटा ये देखो ऊपर जाएगा तो mg नीचे लगेगा और ऊपर जा रहा है, तो बोलो व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव अपवर्ड, या ऑब्जेक्ट इज टेकन अपवर्ड, इज टेकन अपवर्ड, टेकन अपवर्ड, अपवर्ड एट हाइट h, एट हाइट h, देन तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ जाएगा mg इनटू h इनटू cos 180, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट 180 आएगा, यस डिस्प्लेसमेंट ऊपर mg नीचे तो आ जाएगा माइनस mgh, और अगर माइनस mgh आ जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कितनी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, और ये माइनस होकर प्लस mgh आ जाएगा, तो मैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh आ जाएगी, अब राइट और नॉट? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस mgh, तो बेटा जितना ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, प्लस mgh हो जाएगी, क्लियर? अरे बेटा पढ़ूंगा अब, हाँ बहुत नेता बनते आ गया, ये पढ़ा दिया क्या वो पढ़ा दिया, सब पढ़ूंगा शांति रख, तो भी mgh सही है, तो चेंज है। हाँ अगर आपने ये देखो ग्राउंड पर रेफरेंस लाइन मानी, अगर यहाँ पर रेफरेंस लाइन मान ली, ग्रेविटी में हमेशा एक रेफरेंस लाइन मानते हैं, अगर आपने यहाँ रेफरेंस लाइन का मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ, तो अगर यहाँ 0 मान लूंगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये यूथ फाइनल, अगर यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूंगा तो फाइनल आ जाएगी mgh, तो बोलते बेटा अगर आपने ग्राउंड पर 0 मान ली तो साइड पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, अगर नीचे यहाँ 0 मान ली तो यहाँ पर माइनस mgh होगी, मतलब आपका यहाँ दोनों का चेंज mgh होगा, इन दोनों तरह का पोटेंशियल एनर्जी चेंज mgh होगा, जितनी यहाँ होगी उससे mgh ऊपर ज्यादा होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी उससे mgh ज्यादा होगी, ठीक है चलो सर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वो देखो ए वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चलो पहले ग्रेविटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले ग्रेविटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ ये लो, हाँ अब अगर ये रो है तो अच्छा ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इफ a ray of mass m, a ray of mass m and length l is placed vertically as shown, then its potential energy will be, रेफरेंस लाइन ग्राउंड पर मानी है, मतलब यहाँ पर 0 मान लो रेफरेंस लाइन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो अब mgh में से हाइट क्या रखे, तो इस रोड की हाइट अलग अलग है, तो यहाँ पर हाइट अलग है, ये वाली हाइट सर l के बराबर है, सर इस वाले की हाइट 0 है, तो हाइट बदल रही है, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, रोड की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, रोड की तो हाइट बदल रही है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, तो देखो अब ये देखो आपको मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर रेफरेंस लाइन ग्राउंड पर, रेफरेंस लाइन इज ऑन ग्राउंड, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, अब हाइट होती है ग्राउंड से, या तो हाइट होती है ग्राउंड से, ये तो सर सबकी हाइट अलग अलग है, तो आपको थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो बोलो हाइट पर ये देखो वाई पर जाकर dy का एलिमेंट लो, बेटा वाई पर जाकर dy का एलिमेंट लो, एम आई राइट और नॉट, ये dy का एलिमेंट लो, बेटा वाई पर जाकर dy का एलिमेंट लो, ये और मैं बोलूं ये dy का थोड़ा सा मास होगा, बेटा वाई पर जाकर dy का एलिमेंट लो, ये क्योंकि हर एलिमेंट का हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी हाइट कम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो जो पार्ट ग्राउंड में नीचे है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जो जितनी हाइट पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्या समझ आ गया? पोटेंशियल एनर्जी हर एलिमेंट की अलग अलग होगी, तो मतलब आपको थोड़ी थोड़ी करके निकालनी पड़ेगी, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी और ईच एलिमेंट इज डिफरेंट, ईच एलिमेंट इज डिफरेंट because their height is different, because of their height, because of their height, of their different height, because of their different height, am I right? तो यहाँ से बोलो hence, तो बोलो for n small element of mass dm, small element of mass dm at height y, मतलब du पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी dm into g into y, am I right? इस छोटे से का मास अगर dm है तो और हाइट y है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी dm into g into y, ये थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dm g y। अब ये dm कितना होगा, तो बोलो ln का मास m है, ये देखो क्योंकि ln का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास होगा m by l, और dy लेंथ का मास होगा dm बराबर m by l into dy, am I right? l लेंथ का मास m तो यूनिट का होगा m by l, और dy लेंथ का मास होगा dm बराबर m by l into dy। नहीं मास वेरी क्यों करेगा, मास तो बेटा हर एलिमेंट का फिक्स है, इसका dm, तो बोलो l लेंथ का मास m तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m by l,
पूरी रोड का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो dy लेंथ का मास हो जाएगा dm। थोड़ा सा मास कितना, इस थोड़े से एलिमेंट का मास थोड़ा सा होगा, कितना होगा, तो मोटाई अगर dy है तो यूनिट लेंथ का मास अगर m/l है तो dy लेंथ का मास m/l into dy। ये रख दो, ये मास रख दो, तो ये रखो मास, तो dm की वैल्यू रख दो m/l into dy gy, और ये लिमिट आ जाएगी 0 से लेके, ये एलिमेंट 0 से लेके l तक रखे। ये देखो ग्राउंड वाला एलिमेंट आ जाएगा y बराबर 0 और ये वाला आ जाएगा y बराबर l, तो 0 से लेके l तक, ये 0 से l। बताओ कितना आ जाएगा अगले पेज पे, तो m/l बाहर ले लो, m कांस्टेंट है, पूरी रोड का मास फिक्स है, लेंथ फिक्स है, g फिक्स है, बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा y dy, तो ये बचेगा y dy 0 से लेके l तक। ये आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एम आई राइट, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, इज दैट क्लियर, ये यहां लिख दो, तो ये आ जाएगा m/l into g और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, तो ये आ जाएगा 0 से l। अब मैं l की वैल्यू रख दूंगा तो ये आ जाएगा m/l g l स्क्वायर बाय 2, ये एक l से l तक गया, तो मेरा आंसर आ रहा है mg l बाय 2। इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा एवरेज मेथड लग गया, इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर दी मैंने, तो इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि छोटे से एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी लिख के इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करने में मैंने बहुत मेहनत कर दी। एवरेज मेथड से रहेगा सर, क्यों आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली बदलती है हाइट के साथ, मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली बदलती है हाइट के साथ, पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली बदलती है, इसमें लिखो ग्राउंड पर 0 मान लो पोटेंशियल एनर्जी, तो मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर mgh, और ग्राउंड पर 0 मान ली तो ये आ जाएगा u फाइनल ग्राउंड पर 0, तो अगर ग्राउंड पर 0 मान ली तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की होगी, बेटा ये चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड पर 0 मान ली तो h हाइट पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अगर इनिशियल 0 मान लूंगा तो जो चेंज होगा फाइनल होगा, ये तो मतलब लीनियरली वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ है, पोटेंशियल एनर्जी वेरीज लीनियरली है, वेरीज लीनियरली विद हाइट, लीनियरली विद हाइट, विद हाइट, ये ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ लीनियरली बढ़ती है, तो हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो ग्राउंड से h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, सीधा याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh होती है। अब ये पार्टिकल छोटे छोटे हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अब मैं एवरेज मेथड से कर दूं, मेथड टू एवरेज मेथड, मेथड टू एवरेज मेथड, एवरेज मेथड, तो क्या बोलूं एवरेज मेथड में मैं सारे मास को मिड में रख दूं, कोई मास ऊपर कोई मास ग्राउंड पर है तो मैं सारे मास को मिड में रख दूं, मास को ये h/2 कर दूं, ये पूरी रोड की हाइट h है और मास m है, सॉरी मास m और लेंथ l है, तो बोलूं ये बेटा सारे मास को m को पॉइंट मास बना दो, बेटा कुछ मास ऊपर है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, सुनो इस वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी mgl होगी तो इसकी 0 होगी, इसकी mgl होगी तो इसकी 0 होगी, तो दोनों को मिड में लिख दो, तो दोनों की mgl/2 बेटा इसकी mgl है तो इसकी 0 है, तो दोनों की मिड मान लो, इसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी इसकी कम होगी। देखो मिड पॉइंट से x ऊपर वाले की जितनी ज्यादा होगी x नीचे वाले की उतनी कम होगी, मिड वाले से ऊपर वाले की ज्यादा होगी तो नीचे वाले की उतनी कम होगी, तो बोलो सबको मिड पे मान लो, सबको मिड पे मान लो, सबको मिड पे मान लो, तो सारा मास यार l/2 पर ये हाइट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है एवरेज मेथड, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg l/2 खत्म, तो ये आ जाएगा mg l/2। मच्छर है क्या, मच्छर है क्या बेटा, मच्छर है क्या पोटेंशियल एनर्जी, बेटा फाइनल बात सुनो, अगर पॉइंट मास है उसको h हाइट पर रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर 0 मानने पर mgh होगी, ग्राउंड पर 0 मान लो तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी उतनी होती है जितना चेंज हुआ mgh। बेटा लीनियर मास है तो मिड पॉइंट पर सारा मास रख दो, मिड पॉइंट पर सारा मास रख दो mg l/2 आ जाएगी। क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया, क्या समझ आ गया, सारा मास सेंटर पे रख दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नहीं इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए, इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ क्या ये क्लियर आपको। अब मैं बोलूं सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट ऊपर लेकर आपको वर्क करना पड़ेगा, देखो ये देखो ये क्वेश्चन देखना, a rope of mass m and length l is hanging on the table with 1/4 length as shown, एक चौथाई लेंथ लटकी हुई है, ठीक है, then work required to pull it on table, इस चेन को टेबल पे खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताओ, इसकी 1/4 लेंथ लटक रही है तो उसको टेबल पर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या मैं बोल दूं मैं जितना भी वर्क करूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, तो मैं बोल दूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं बोल दूं वर्क डन बराबर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, बेटा अगर मैं वर्क करूंगा तो मेरी मेहनत पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगी, क्या मैं बोल दूं मेरी मेहनत कंजर्वेटिव के अगेंस्ट वर्क होकर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगी, तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो क्या मैं बोलूं बेटा पहले यहां पर सारा मास रख दो, कितना मास होगा ये पूरी चेन का लेंथ, पूरी चेन का मास है और लेंथ है, तो मतलब ये लटका मास m/4 होगा, बेटा ये लटका मास m/4 होगा और जब चेन को ऊपर खींचोगे तो पूरी चेन आ जाएगी, तो क्या मैं बोलूं बेटा अभी देखो अभी सिचुएशन ये है कि अभी सारा मास ये लटका हुआ है, देखो ये m/4 मास है और ये l/4 लेंथ है, तो मैं बोलूं सेंटर पर सारा मास रखोगे तो ये l/8 हो गया, सेंटर पर सारा मास रखोगे तो ये लेंथ l/8 हो गई, बेटा सेंटर पर सारा मास रखोगे तो ऊपर से l/8 हो गई, तो बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो मैं बोलूं ये जब चेन ऊपर चली जाएगी तो सारा मास ऊपर आ जाएगा, बेटा जब चेन ऊपर आ जाएगी टेबल पर तो सारा मास ऊपर आ जाएगा, तो मैं बोलूं जब चेन को टेबल पर खींच लोगे आप तो बोलूं सारा मास ऊपर आ गया, तो बेटा याद है ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो क्या जाएगा बेटा m/4 g और हाइट कितनी बड़ी l/4 नहीं l/4 तो ये पूरी है ये l/8 होगी, तो मैं बोलूं बेटा l/8 ऊपर होती है, am I right or not, तो क्या जाएगा mg l/32। दो बातों का ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है, एक मास इस लटकी हुई चेन का m/4 होगा जिसको आप ऊपर खींचो, इसको सर्कल में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, टेबल पर पड़ी चेन को सर्कल में वर्क नहीं करना पड़ता है, लटकी हुई को ऊपर उठाने में वर्क करना पड़ता है, जो चीज लटकी हुई उसको ऊपर उठाने में वर्क करना पड़ता है, तो मैं बोलूं मास हो जाएगा m/4 और लेंथ कितना ऊपर उठा, इस चेन की लेंथ नहीं, याद है सेंटर पर सारा मास रखकर पोटेंशियल एनर्जी देखी जाती है, तो बेटा l/8 ऊपर उठाया आपने, सेंटर पर सारा मास रखकर ऊपर कितना उठाया l/8, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज mg l/32, यहां पर 32 कर दो, तो mg l/32 इज द करेक्ट आंसर, इज दैट क्लियर, इसके ऑप्शन ही सब गलत लिखे हैं, सही करता हूं जाओ, ये मैं लिख रहा हूं, एक को ये कर दो, एक को कर दो जो गलती हो सकती है mg l/8 कर दो, एक को कर दो जो मिस्टेक हो सकती है सारे ऑप्शन बना रहा हूं, एक को कर दो mg l/16, आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, मास को m लिख दो गलती से, पूरा मास m ले लो और लेंथ l/8 ले लो, ठीक है, तो mg l/8 आ जाएगा, आप ये कर सकते हो मास को तो m/4 कर दो पर लेंथ l/8 ले लो, ठीक है, तो जो भी आ सकता है मैंने सब लिख दिया, इज दैट क्लियर और नॉट।
अरे ऑप्शन सही कर दिया मैंने, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो ऐसा, एक क्वेश्चन और करो। ये देखो एक वेल, एक कुआं है, इस कुएं में पानी निकालना है अपने को, और ये पानी बेटा कुएं में बहुत डेप्थ पे है। ये एक वेल है, इस कुएं में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर गिरनी पुली लगी हुई है, यहाँ से एक रस्सा डाला है और इस रस्से से बाल्टी लगी हुई है। है ना? सुनो, ये कुएं में जो पानी है वो 10 मीटर डेप्थ पर है, कितनी? ये चलो 20 मीटर डेप्थ पर है, कितना है? 20 मीटर डेप्थ पर है, और इस रस्से का जो मास है, जो रोप लगती हुई है, इसका मास है 2 kg, और इसके अंदर जो पानी है वो आया 5 kg वाटर है। इसके अंदर पानी 5 kg है, 5 किलो इसमें पानी है, और ये जो रस्सा लगता है इसका मास 2 kg है, और ये 20 मीटर डेप्थ में पानी है। ये तो बताओ, वर्क डन बाय मैन टू पुल वाटर विल बी। बताओ ये आदमी कितना वर्क करेगा पानी को खींचने में, बताना जरा। ये आदमी पानी को बाहर निकालने में कितना वर्क करेगा, बता दो जरा। ये आदमी पानी खींचने में कितना वर्क करेगा? तो क्या बोल देगा, दो तरीके से काम होगा, एक तो ये दो मास, एक तो ये पॉइंट मास है, और एक ये लेंथ है, एक ये चेन हो गई एक तरीके से। बेटा इसको दो सिस्टम समझो, एक तो ये पॉइंट मास हो गया, एक तो ये पॉइंट मास हो गया, और एक ये चेन हो गई। तो क्या बोल देगा, एक तो ये 5 kg का पॉइंट मास ऊपर जा रहा है, और एक सेंटर पर ये पूरी रस्सी का मास रख दो, ये दो पार्ट में बांट दो। तो बोल दो वर्क डन बाय F एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बकेट प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोप। एम आई राइट और नॉट? मैंने जो वर्क करा वो दो चीजों की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, एक तो बाल्टी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, और एक इस रोप की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। और यहाँ पे ये रोप में कुछ मास ज्यादा नीचे पक्का पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, तो सेंटर पर सारा मास रख दो। तो बकेट के लिए तो सीधा 20 मीटर ले लो, तो बकेट का मास जी और ये हाइट पूरी, प्लस अगर रोप की बात कर रहे हो, मास ऑफ रोप जी h/2। याद है रोप का सारा मास, तो रोप तो उठी h/2 हाइट पर, और बकेट उठी h हाइट पर। एम आई राइट और नॉट? दो तरीके से काम हुआ है, एक तो बेटा रोप उठी h/2 और बकेट उठी बेटा h हाइट पर। रोप उठी h/2 और बकेट उठी h हाइट पर, तो बकेट का मास हो गया 5, जी की वैल्यू 10 और हाइट आ जाएगी 20, प्लस रोप का मास हो गया 2, जी हो गया 10 और हाइट आ जाएगी बेटा 20/2। एम आई राइट और नॉट? बेटा बाल्टी की पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ाई mgh, तो 5 kg की बाल्टी को 20 मीटर ऊपर उठाया, तो यहाँ बेटा कितना 1000 जूल। तो बाल्टी को आपने उठाने में 1000 जूल का वर्क करा, और बेटा इस बकेट सॉरी रोप को उठाने में आपने 200 जूल का वर्क करा, तो मेरा तो 1200 जूल आ रहा है। एम आई राइट और नॉट? क्या ये समझ आया नहीं आया? हाँ क्या होगा नवीन? नवीन कहाँ जाना पड़ेगा मेरे बच्चे? नवीन मेरे लाल, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे नवीन मेरे लाल क्या हो गया? क्या ये समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे यूज करते हैं? तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgh ऊपर और इसकी mgh/2, वो सारा वर्क मैंने किया है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी बनी मैंने दिया, मैं थक गया। सेंटर पे मास प्रिंस को मास 16 पे है, प्रिंस कह रहा है सेंटर पे मास कैसे लिया, बताया तो था भैया चेन में, ये बताया तो था कि अगर मास कंटीन्यूअसली रखा होता तो सारे मास को सेंटर पे मान लो। प्रिंस 16 पे क्या एवरेज मेथड से प्रिंस बताया तो था सारे मास को सेंटर पे मान लो, अगर कंटीन्यूअस मास हो तो। हाँ इज दैट क्लियर? अरे बोलो राजू कुमार, हम लोगों पर भी ध्यान दे दो, तो ध्यान दे रहा हूं राजू कुमार। प्रिंस कुमार बेटा 16 का मैंने बताया तो था, पूरी रामायण का पूछा है कि राम कौन था, बताया तो था कि बेटा अगर पूरा मास ऐसे रखा होगा तो एवरेज मेथड से सेंटर पर सारा मास मान लो। अरे डिसकंटिन्यूड रहा तो बेटा जो सिलेबस में वो पढ़ ले यार, नेता बन रहा है प्रिंस, सिलेबस में वो तो पढ़ ले, सात मास को सेंटर पे मान लो यूनिफॉर्म हो तो बेटा तो नेता बन रहा है। हाँ बेटा प्रिंस अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे मास को सेंटर पे मान ले, ठीक है? हाँ चलो क्लियर बेटा? हाँ ठीक है सर। हाँ अब आगे बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा स्प्रिंग में वर्क डन बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये देखो ये एक स्प्रिंग है, K कांस्टेंट मैंने बताया आपको स्प्रिंग के बारे में, और इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है साहब? ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को x दबाता हूं, ये x नॉट दबाता हूं इस स्प्रिंग को, तो बताओ वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो गया अगेंस्ट द स्प्रिंग? इस स्प्रिंग को x नॉट दबाने में वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो गया अगेंस्ट द स्प्रिंग? बताओ बेटा स्प्रिंग का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो याद है स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी, याद है जैसे आप आगे रखोगे स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगाएगी, तो मैं स्प्रिंग को x अंदर सटाता हूं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगता है kx। एम आई राइट और नॉट? बेटा स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगता है kx, याद है x का उल्टा लगता है, बेटा x आगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा kx, और माइनस आ गया इस एरो में, अगर आपने x आगे दबाया तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अच्छा अब आपने अगर इसको dx डिस्प्लेस कर दिया, देखो अगर आपने इसको dx डिस्प्लेस करा, देखो ये dx डिस्प्लेस कर dx, x पे जाकर dx डिस्प्लेस करेंगे, तो बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो नेगेटिव आ गया। देखो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल वर्क है, तो स्प्रिंग का थोड़ा सा वर्क, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल, स्प्रिंग फोर्स ये लिखो, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल, हेंस स्प्रिंग फोर्स वेरी करता है, देखो ना स्प्रिंग फोर्स x के साथ वेरी करता है, जितना x बढ़ता है उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ता है। बेटा स्प्रिंग फोर्स x के साथ वेरी करता है, जितना दबाओगे स्प्रिंग को उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। क्या मैं बोल दूं बेटा स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना फोर्स बढ़ेगा? देखो बेटा स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होता है, जितना x बढ़ेगा उतना स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा। तो क्या मैं बोल दूं बेटा स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल, हेंस टोटल वर्क डन, स्प्रिंग का टोटल वर्क डन थोड़े वर्क डन का इंटीग्रेशन आएगा, और थोड़ा वर्क डन कितना आएगा? तो बोलो स्प्रिंग फोर्स इनटू dx इनटू cos 180। बताओ ये cos 180 क्यों आया? स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल होता है, तो बेटा मैंने थोड़ा सा वर्क डन लिखा, तो स्प्रिंग फोर्स जब भी लगाओगे बाहर की तरफ लगाओगे दबाओगे तो बोलो फोर्स इधर लगा बाहर, और डिस्प्लेसमेंट आपने थोड़ा सा आगे किया है dx। बेटा ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आगे किया dx, तो बोलो ये dx डिस्प्लेसमेंट dx। इज दैट क्लियर और नॉट?
dx। तो स्प्रिंग को जब x दबा चुके हो तो बाहर की तरफ फोर्स kx लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपने थोड़ा सा dx करा तो वर्क डन स्प्रिंग फोर्स इनटू dx इनटू cos 180। क्यों cos 180? क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा फोर्स है, तो यहां जाएगा kx, ये देखो वेरिएबल kx dx और cos 180 -1 और ये 0 से लेकर अंदर x0 तक दबाया आपने, 0 से लेकर x0 तक दबाने में वर्क, तो वो स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव आएगा। ए माइनस बार ले लिया, k बार ले लिया, यहां जाएगा h²/2, ये 0 से x0, तो वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ k, वर्क डन आ जाएगा स्प्रिंग का हाफ k x0²। ये स्प्रिंग का वर्क डन आ गया, स्प्रिंग का वर्क डन है, एम आई राइट और नॉट? और स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव मतलब स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ए नेगेटिव मींस स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, नेगेटिव मींस वर्क is against the spring, work is against the spring, against the spring। मेरे को नेगेटिव मतलब वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग हो रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बेटा अगर स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो वैल्यू हैज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से तो हैज चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हैज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्प्रिंग का वर्क। कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, बेटा स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हाफ आएगा, यहां स्प्रिंग है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहां से तो माइनस ऑफ माइनस हाफ kx², तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है हाफ k x0²। ये आएगा चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 होती है स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो ना, u फाइनल माइनस 0 बराबर हाफ k x0², तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की x0 दबाने पर इतनी होती है। एम आई राइट और नॉट? तो ये समझ में आ गया स्प्रिंग का वर्क कितना होता है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होती है, हाफ k x²। तो इसकी फील्ड याद है आपके घर, आपके बचपन में पेन का ढक्कन खुल गया था तो आपके स्प्रिंग और पेन की रिफिल गिर गई थी, फिर आपने जब लगाई थी तो रिफिल को जब दबाते थे, याद है पेन के अंदर रिफिल को दबाते थे और पेन के रिफिल आगे भागती थी, तो बेटा रिफिल को दबाओगे तो रिफिल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बेटा स्प्रिंग के अंदर रिफिल को दबाओगे तो स्प्रिंग के दबने से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही छोड़ोगे तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। याद है स्प्रिंग को दबाकर रिफिल को स्प्रिंग के अंदर दबा के छोड़ते थे तो वो दोस्त की आंख में जाके गिरती थी। याद है बचपन में पेन के अंदर स्प्रिंग की रिफिल को दबा के छोड़ते थे तो एकदम आगे जाती थी, क्योंकि रिफिल जब स्प्रिंग को दबाती थी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती थी, और जब छोड़ते थे तो स्प्रिंग वर्क पॉजिटिव होती है। जब स्प्रिंग को दबा के छोड़ दोगे तो बाहर की तरफ आएगी स्प्रिंग, तो इस बार स्प्रिंग फोर्स भी आगे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो बेटा स्प्रिंग को दबाओगे तो वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग होकर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, छोड़ोगे तो वापस वो एनर्जी बाहर निकलेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप स्प्रिंग को दबा रहे हो तो फोर्स बाहर लग रहा है, उल्टे जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर जैसे ही छोड़ोगे वो बाहर आएगा तो इस बार स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो बेटा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ की तरफ जाती है तो स्प्रिंग पॉजिटिव वर्क करती है, पोटेंशियल एनर्जी घटती है। नेचुरल लेंथ से आगे या पीछे जाती है तो स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क होता है। सर आगे जाने पर भी हाँ, इधर ले जाओगे तब इधर ले जाओगे तब भी आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, फोर्स इधर लगेगा तब भी नेगेटिव वर्क होगा। स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तब भी नेगेटिव वर्क होगा। तो स्प्रिंग को चाहे नेचुरल लेंथ से दबाओगे तब भी अगेंस्ट जाओगे और खींचोगे तब भी अगेंस्ट जाओगे, दोनों समय वर्क नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो स्प्रिंग को दबाने से और खींचने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्लियर? नेचुरल लेंथ से दबाने से और नेचुरल लेंथ से खींचने से दोनों समय फोर्स उल्टा लगता है, दबाओगे तो फोर्स बाहर लगेगा, खींचोगे तो फोर्स अंदर लगेगा, और वर्क डन नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। कितने बच्चों को समझ आ गया? कितने बच्चों को समझ आ गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी? कितने बच्चों को समझ आ गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या समझ आया या नहीं आया कि स्प्रिंग का वर्क वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से आएगा, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा तो बेटा नेगेटिव पे इंटीग्रेशन से आएगा तो हाफ k x² आ गया। क्लियर? क्लियर और नॉट? क्या मैं बोलूं बेटा? इधर देखो, इसको अपन एरिया अंडर भी कंसीडर कर सकते थे, स्प्रिंग फोर्स के एरिया अंडर भी कंसीडर कर सकते थे। याद है स्प्रिंग फोर्स का मैं चलो फिर वो बाद में देखिए, इधर छोड़ो अभी आ जाओ बेटा। क्या मैं बोलूं? ये फार्मूला कहीं देखा आपने? हां सर ये तो अंडर ग्रेविटी में भी था सर, याद है डिस्टेंस ट्रेवल अंडर ग्रेविटी में भी था सर। हां फार्मूला याद कर लो सीधा। अब ये देखो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग फॉर x0 कंप्रेशन 0 to x0 is to energy stored in 2x0 compression, energy stored in 3x0 compression, dash n x0। तो याद है ग्रेविटी में भी पढ़ा था, याद है हाफ k x0 का स्क्वायर is to हाफ k 2x0 का स्क्वायर। याद है ग्रेविटी में 0 से 1 में डिस्प्लेसमेंट, 0 से 2 में डिस्प्लेसमेंट, 0 से 3 में डिस्टेंस का रेशियो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो सेम आएगा। देखो हाफ k n x0 का स्क्वायर तो वो भी सेम आएगा, हाफ k कट जाएगा और x0 करते जाएंगे। देखो तो वो भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर is to 2 का स्क्वायर is to 3 का स्क्वायर is to n का स्क्वायर। एम आई राइट? ये आ जाएगा u in x0 is to u in 2x0 is to u in 3x0 दिस। एम आई राइट? ये 0 से शुरू से। एम आई राइट और नॉट? क्या ऐसा ग्रेविटी में भी आया था? क्या फ्री फॉल में भी याद है डिस्टेंस बराबर s बराबर 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर आया था, तो वहां पर टाइम का स्क्वायर आया था या x0 का स्क्वायर आएगा? सेम ये देखो, हां सेम ये देखो। अच्छा वहां पर याद है इन फर्स्ट x0 ये तो है 0 to x0, ये इन फर्स्ट x0, इन नेक्स्ट सेकंड x0, इन थर्ड x0 याद आया, इन nth x0 बोलो कितना आएगा? तो देखो वही डिफरेंस ले लो, फर्स्ट x0 में हाफ k x0 स्क्वायर और नेक्स्ट सेकंड x0 में यानी कि x0 से 2x0, सेकंड x0 क्या होगा? x0 तक खींच लिया, वहां से 2x0 तक, बेटा 0 से x0 हो जाएगा फर्स्ट x0 और x0 से 2x0 हो जाएगा सेकंड x0। तो बेटा कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी? तो यहां की टोटल माइनस दिस, तो ये लिखो सेकंड x0 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी? तो बोलो तो हाफ के 2x0 में जितनी टोटल थी माइनस जितनी x0 में थी। ये देखो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के x0 स्क्वायर टोटल एनर्जी, यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी और यहां से लेकर यहां तक आने में टोटल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के 2x0 स्क्वायर। बेटा 0 से x0 तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 0 से 2x0 तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? तो यहां से यहां तक कितनी आई? यहां से यहां तक इन दोनों का डिफरेंस ले लो। बेटा 0 से x0 तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 0 से 2x0 तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? याद है जो स्प्रिंग का है तो 0 से खींचा था, याद हो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये नेचुरल लेंथ से है, नेचुरल लेंथ से x0 दबाने पर। तो देखो नेचुरल लेंथ से x0 खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2x0 खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो 0 से 2x0 में कितनी होगी? इन दोनों का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस ले लिया। क्या समझ आ गया? तो 1:3 ये गलत है, आती 1:3 is to 5:7 होगा।
ये आ जाएगी बेटा u2 माइनस u1, तो पोटेंशियल एनर्जी u2 माइनस u1, यस सर, फिर ऐसे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर सीधा 1:3:5 1:3:5 एम आई राइट और नॉट? ये रेशियो है जितनी वही होंगे जो पहले थे। तो स्प्रिंग को पहले x0 खींचने में जितना वर्क होगा सेकंड x0 में उसका 3 गुना होगा, थर्ड x0 में 5 गुना होगा। हाँ, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाता है। देखो स्प्रिंग को देखो, आप नेचुरल लेंथ x बराबर 0 से 1 सेंटीमीटर खींचो, फिर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर खींचो, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स कम होगा, कम फोर्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स कम लगेगा यहाँ पर, और मैं ज्यादा खींचने पर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होता है। क्या मैं बोलूं बेटा, स्प्रिंग को पहले 1 सेंटीमीटर में कम फोर्स लगता है, अगले 1 सेंटीमीटर में ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि जितनी स्प्रिंग खींचती है फोर्स बढ़ता जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाता है। जितनी स्प्रिंग को बेटा, स्प्रिंग को पहला 1 सेंटीमीटर आप इजीली खींच देते हो, स्प्रिंग का पहला 1 सेंटीमीटर इजी है खींचना, अगले 1 सेंटीमीटर में आपको पसीना आ जाएंगे, अगले 1 सेंटीमीटर में पूरी फैमिली आप लग जाओगी। याद है आपके ट्रेन की, हाँ समझ में आ गया? याद है आपकी साइकिल की या स्कूटी की स्प्रिंग निकल जाती है तो आप थोड़ा सा खींच लेते हो, फिर ज्यादा आपसे खींचती नहीं है, करते हो आपसे बिल्कुल नहीं खींचती है। क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया बेटा? स्प्रिंग को शुरू में खींचना आसान है, स्प्रिंग को शुरू में खींचना आसान है, बाद में खींचना मुश्किल है, इसलिए एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है। क्या मैं बोल दूं स्प्रिंग को शुरू का 1 सेंटीमीटर खींचना आसान है, अगले 1 सेंटीमीटर में बहुत तकलीफ आती है, उसके अगले में और ज्यादा तकलीफ आती है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाता है। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? राहुल पांडे, हरीश मंसूरी, क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया बेटा? चलो आ जाओ, आप क्वेश्चन देखते बहुत सारी रामायण हो गई, आ जाओ क्वेश्चन देखते आ जाओ। हाँ ये देखो, energy stored in spring is u1 and u2 when it is stretched from 0 to 1 centimeter and 1 to 2 centimeter respectively, then u1 is to u2। तो बोलो बेटा u1 आ गया फर्स्ट x0 ए फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, और u2 दिया हुआ है फर्स्ट 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, सेकंड 1 सेंटीमीटर, ए ये दिया हुआ पहला 1 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ अगला 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1:3। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? क्या क्लियर है? ये क्या क्लियर है? पहला 1 सेंटीमीटर और अगले 1 सेंटीमीटर में 1:3 का रेशियो होगा। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है? पहले 1 सेंटीमीटर और अगले 1 सेंटीमीटर में 1:3 का रेशियो होगा। If ये देखो, if energy stored in spring or x बराबर 0 to 1 centimeter elongation is 50 joule, then energy stored or x बराबर 0 to 2 centimeter elongation will be बोलो A 50 जूल होगी, B 150 जूल होगी, C 200 जूल होगी, D नन। बोलो 0 से 1 सेंटीमीटर में एनर्जी 50 जूल है, तो 0 से 2, तो बोलो बेटा u in 2x0 है, शुरुआत से 2x0 अपॉन x0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। एम आई राइट? याद है शुरू से 0 से x0 खींचते हो बेटा, स्प्रिंग को 0 से x0 खींचते हो, ये x बराबर 0 से x0 और 0 से 2x0, तो यहां पर एनर्जी आती है हाफ के x0 स्क्वायर, यहां से खींचने में एनर्जी आती है हाफ के 2x0 स्क्वायर। याद है मैंने जो इंटीग्रेशन करा था, वो 0 से करा था। याद है मैंने जो स्प्रिंग का वर्क निकाला था 0 से निकाला था, तो स्प्रिंग में जो भी एनर्जी आती है 0 से आती है, इस फॉर्मूले में x रखोगे तो 0 से आएगा। तो मैंने देखा यहां से x0 खींचने में एनर्जी इतनी आती है, यहां से 2x0 खींचने में एनर्जी इतनी आती है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आता है, तो क्या मतलब बेटा आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2x0 लगेगी 2 सेंटीमीटर के लिए, 2 into 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के लिए, 0 से 2 सेंटीमीटर के लिए, 0 से 2 सेंटीमीटर के लिए अपॉन एनर्जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4/1। तो मैं बोलूं 2 सेंटीमीटर में एनर्जी आएगी जो 1 सेंटीमीटर उसका 4 टाइम्स। एम आई राइट और नॉट? तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 50 जूल, तो मैं बोलूं आ जाएगा बेटा 200 जूल। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बेटा 2 सेंटीमीटर में एनर्जी स्टोर 200 जूल होगी। क्या आप समझ में आ गई सारी बात? क्या समझ में आ गया? ग्रेविटी में सेंटर पर सारा मास रख देना, अगर लीनियर वेरिएशन हो तो, और स्प्रिंग में बेटा ग्रेविटी की तरह कर लेना 1:3:5 से। क्या क्लियर हुआ? यस सर। ये देखो, ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज u, तो बेटा 2 सेंटीमीटर खींचने में एनर्जी u है, तो अगर अपन स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींच दे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो मैं बोलूं u into 2 सेंटीमीटर का x0 बोल रहा हूं मैं, ए x0 को 2 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, तो मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर 4 x0 हो जाएगा। ए 4 गुना खींचा ना बेटा, 2 सेंटीमीटर को मैं x0 बोल दूंगा तो ये 8 सेंटीमीटर 4 गुना हो जाएगा, तो बोलूं 4 x0 अपॉन x0 लिखना अपने को, ए x0 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बोलूं आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। और तो ये कर लो, चलो ए ये कर लो तो u in 8 सेंटीमीटर अपॉन u in 2 सेंटीमीटर, तो यानी तो हाफ के 8 का स्क्वायर अपॉन हाफ के 2 का स्क्वायर, यू कर लो। ए 0 से खींच रहा ना, 2 सेंटीमीटर खींचने में एनर्जी है और 8 सेंटीमीटर खींचने में एनर्जी निकालनी है, तो 0 से के लिए फार्मूला लग जाएगा, तो बोलूं आ जाएगा बेटा 2 से करके 4 का स्क्वायर, और ये अपना रहा ये u 8 सेंटीमीटर और नीचे u लिख दो, तो बोलूं 8 सेंटीमीटर में एनर्जी 16 u आ रही है। एम आई राइट और नॉट? तो चाहो तो ग्रेविटी वाले तरीके से कर लो और चाहो तो बेसिक से कर लो। इज दैट क्लियर? और देखो अब देखो बेटा, हाँ ए रेशियो ऑफ एनर्जी, एक टॉपिक है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है ना, फॉर सेम इलोंगेशन, इसमें दो टॉपिक है, फॉर सेम इलोंगेशन, ए फॉर सेम इलोंगेशन, अगर सेम इलोंगेशन करूंगा तो एनर्जी स्टोर का रेशियो देखना, ये देखो ये पहला केस, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, ये और इसको मैंने x0 खींच दिया, सेम इलोंगेशन, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है और इसको भी सेम इलोंगेशन कर दिया x, ये दोनों में बराबर इलोंगेशन रहा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, यहां पर भी इलोंगेशन मैंने x0 करा और यहां पर भी इलोंगेशन x0 करा,
तो एनर्जी स्टोर का रेशियो देखो u1 to u2, तो हाफ k1 into x नॉट स्क्वायर इज टू हाफ k2 into x नॉट स्क्वायर। क्या मैं बोलूं अगर बराबर खींचोगे तो जिसका k ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। क्या मैं बोलूं दोनों को बराबर इलोंगेट करोगे तो जिसका k ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। बेटा दो अलग-अलग स्प्रिंग है, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू स्प्रिंग है ना। फिर सेम इलोंगेशन अगर दोनों को बराबर खींचोगे तो मैं तो एनर्जी उसमें ज्यादा स्टोर होगी जिसका k ज्यादा है। बेटा क्योंकि इलोंगेशन सेम दिया है तो जिसका k ज्यादा उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो ये हाफ कर दिया x नॉट कर दिया तो k1 to k2 आ गया। तो यहां से आ जाएगा u1 to u2 is equal to k1 to k2। एम आई राइट और नॉट। तो इलोंगेशन सेम होगा तो एनर्जी k के प्रोपोर्शनल होगी। अरे k बताया था ना बेटा यार, एनएलएम में बताया था k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। वो कह रहा k बताओ पहले, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बताया था एनएलएम में। बेटा आप तो रेगुलर पढ़ते नहीं हो, पूछते ये बताओ वो बताओ। मैंने k के बारे में बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट है, एनएलएम में बताया था मैंने k स्प्रिंग कांस्टेंट है। पूरा स्प्रिंग फॉर्म, ये स्प्रिंग फॉर्म तो एनएलएम में बताया था। तो तुम पूछोगे k कहां से आया था, एनएलएम में बताया था k स्प्रिंग कांस्टेंट है। जो अलग-अलग मटेरियल की स्प्रिंग अलग-अलग होता है बताया तो था स्प्रिंग कांस्टेंट है, अलग-अलग मटेरियल के लिए अलग-अलग होता है। बेटा यार प्रेशर मत करो, बीच-बीच में से पता दिया था वैसे ही। हां ये तो बेटा ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट। तो बेटा ये आ जाएगा फॉर सेम इलोंगेशन। तो इसको मैं कलर ऑरेंज कर रहा हूं। सेम इलोंगेशन के लिए आ गया, सेम इलोंगेशन। अब अगर फॉर सेम फोर्स सेकंड कैसे फॉर सेम फोर्स और सेम फोर्स ये रेशियो निकालना फॉर सेम फोर्स F0। यहां पर फॉर सेम इलोंगेशन x0 कर दिया। तो अगर दो स्प्रिंग को सेम इलोंगेशन दोगे एनर्जी स्टोर k के रेशियो आएगी क्योंकि एक्सप्लोर कर चलेगा। अब आपने अगर सेम फोर्स लगाया तो देखो क्या होगा, सेम फोर्स लगाया F0 तो क्या दोनों स्प्रिंग बराबर खींचेगी, पता लगा इक्विलिब्रियम तक क्या दोनों स्प्रिंग बराबर खींचेगी नहीं। अगर आपने सेम फोर्स लगाया तो क्या बोलते जिसका k ज्यादा है वो कम खींचेगी। बेटा जिसका k ज्यादा है वो कम खींचेगी। अगर इसका k मान लो 200 है तो ये कम खींचेगी, इसका 100 ज्यादा खींचेगी। तो मैं बोलूं बेटा जिसका k ज्यादा है उसका इलोंगेशन कम आएगा क्योंकि kx के बराबर होगा फोर्स। तो क्या मैं बोलूं बेटा जिसका k ज्यादा है वो कम खींचेगी। हमारा राइट और नॉट। जिसका k ज्यादा है वो कम खींचेगी। इस पर भी F0 लगा और इस पर भी F0 लगा। जिसका k ज्यादा है वो कम खींचेगी। तो दोनों में इलोंगेशन अलग लगाएंगे। हमारा राइट और नॉट। इसका k कम है तो ये ज्यादा खींचेगी क्योंकि अल्टीमेटली फाइनली kx बराबर होगा। देखो यहां पर फोर्स k1 x1 लगेगा और यहां पर फोर्स k2 x2 लगेगा। एम आई राइट और नॉट। यहां पर फोर्स k1 x1 लगेगा, यहां पर फोर्स k2 x2 लगेगा। तो क्या बोलते एनर्जी स्टोर का रेशियो देखो तो u1 to u2 is equal to half k1। यहां पर इलोंगेशन x1 स्क्वायर आएगा। ए दोनों में इलोंगेशन अलग-अलग होगा। हाफ k2 x2 स्क्वायर दोनों में इलोंगेशन अलग-अलग होगा। ए दोनों में एक एग्जांपल लेके देखो। इस स्प्रिंग का k 100 है या इस स्प्रिंग का k 200 है और इस स्प्रिंग का k 100 है। 100 है तो बेटा अगर मैं दोनों पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो मैं दो kx 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, दोनों पर मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इस पर भी 200 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो मैं ये 1 मीटर खींचेगी। ए बेटा ये इसका k 200 है तो मैं 200 x1 स्प्रिंग फोर्स होता है ना kx1 तो मैं 200 x1 तो ये 1 मीटर खींचेगी और इसका k आधा है तो ये 2 मीटर खींचेगी क्योंकि बेटा स्प्रिंग फोर्स होता है kx। तुमने जितना 200 फोर्स लगाया kx के बराबर होगा। तो स्प्रिंग फोर्स बराबर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो पहले केस में k1 x1 बराबर 200 होगा और दूसरे केस में k2 x2 बराबर 200 होगा। एम आई राइट और नॉट। बेटा आपने 200 का फोर्स लगाया तो यहां पर k2 x2 फोर्स लगेगा और यहां पर k1 x1 लगेगा। एम आई राइट। ये 200 इसका क्या है तो ये 1 मीटर खींचेगी। देखो ना ये k1 x1 लगेगा तो यहां पर आप लिखोगे तो k1 की वैल्यू 200 होगी तो ये 1 मीटर खींचेगा और यहां पर आप लिखोगे तो ये 200 सॉरी 100 x2 होगा बराबर 200 तो ये काटोगे तो x2 बराबर 2 मीटर होगा। आप तो यही समझिए ना इसका क्या आधा है इसका क्या आधा है तो बेटा दोनों के इसके बराबर होंगे तो जिसका k कम होगा उसका इलोंगेशन ज्यादा होगा। बेटा जिसका k कम होगा वो ज्यादा खींच के फोर्स बैलेंस करती है। बेटा जिसका k कम होता है जैसे इसका k कम है तो इलोंगेशन ज्यादा आएगा क्योंकि kx बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों स्प्रिंग के kx अगर 200 के बराबर करने हैं तो जिसका k कम है वो ज्यादा खींचेगी। तो ये लिखना नहीं है अपने को, ये लिखना नहीं है। तो क्या मैं बोलूं बेटा दोनों के kx बराबर करने हैं। गलत चीज लिखोगे ये देखो। तो क्या मैं बोलूं अब आ जाओ ये देखो ये F0 भी kx के बराबर होगा k1 x1 और ये F0 भी k2 x2 के बराबर होगा। तो मैं बोलूं अपने को x नहीं दिया है हमें k दिया है तो एक काम करो x1 x2 की वैल्यू F0 by k लिख दूं। बेटा इलोंगेशन होगा F0 by k1 तो यहां लिख दो हाफ k1 x1 की वैल्यू होगा F0 by k1। तो मैंने जिसका k ज्यादा है उसमें इलोंगेशन कम होगा और इलोंगेशन डोमिनेट करेगा क्योंकि इलोंगेशन का स्क्वायर है। तो जिसका k ज्यादा है उसमें इलोंगेशन कम आएगा। देखो k ज्यादा इलोंगेशन कम आएगा और डोमिनेट इलोंगेशन कर रहा है क्योंकि इलोंगेशन का स्क्वायर है। यहां आ जाएगा हाफ k2 F0 by k2 का स्क्वायर। वो तो F0 कट गया हाफ कट गया एक k कट जाएगा तो ये उल्टा रेशो आ गया। उल्टा रेशो आ गया तो मतलब u1 to u2 उल्टा रेशो। तो उल्टा रेशो आएगा जब समान इक्वल फोर्स लगाओगे। अगर फोर्स इक्वल लगाते हो तो इलोंगेशन कम ज्यादा हो जाते हैं उससे बेटा एनर्जी का रेशो k का उल्टा रेशो आता है। एनर्जी का रेशो k का उल्टा रेशो आता है और जब इक्वल इलोंगेशन करते हो तो एनर्जी का रेशो k का रेशो आता है। एनर्जी का रेशो k का रेशो आता है। एम आई राइट और नॉट। इक्वल इलोंगेशन पर एनर्जी का रेशो k का रेशो आता है और बेटा इक्वल फोर्स पर k का उल्टा रेशो आता है। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल होगा तो इलोंगेशन अलग अलग आ जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ आ गई? क्या ये समझ आ गई कि बेटा इलोंगेशन इक्वल कर दोगे तो एनर्जी सिर्फ k के रेशो में होगी लेकिन अगर फोर्स इक्वल लगा दोगे तो फिर इलोंगेशन अलग अलग आ जाएंगे। फोर्स की वजह से इलोंगेशन अलग अलग आ जाएंगे। जिसका k ज्यादा होगा उसका इलोंगेशन कम आएगा तो जिसका k ज्यादा होगा इलोंगेशन कम आएगा और k ज्यादा होने से इलोंगेशन कम आएगा तो एनर्जी भी कम आएगी क्योंकि इलोंगेशन का स्क्वायर है। इलोंगेशन मैटर करता है तो जिसका k ज्यादा उसमें एनर्जी कम आएगी। जिसका k ज्यादा उसमें एनर्जी कम आएगी क्योंकि उसका इलोंगेशन कम होगा। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया? क्या समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ आ गया? अच्छा स्पीड में है बेटा गुलशन इरम स्पीड लगी आपको बेटा इसमें कोई स्पीड नहीं है। ये तो थ्योरी है जो मैं फटाफट बता रहा हूं तुमको। सीधा क्वेश्चन करना है बेटा इसमें क्या स्पीड है बताओ। क्या यहां समझ में नहीं आया आपको कि स्पीड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका
रेशियो पढ़ा तो मैं 0 से x0 0 से 2x0 0 से 3x0 0 से 4x0 तो 0 से x0 में 3 0 से 2x0 में 3 तो काटा तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया। ये देखो या डायग्राम में बना देता हूं, ये डायग्राम में बना देता हूं, ये देखो ये डायग्राम में बना देता हूं, ये देखो डायग्राम में बना देता हूं, ये स्प्रिंग अपनी ये x बराबर 0 पे आप x0 पे ले जाओ, आप 2x0 पे ले जाओ तो यहां से यहां में एनर्जी आ जाएगी हाफ के x0 स्क्वायर, यहां से यहां में और नीचे कर दो इसको, ये लो क्या बोल दिया बेटा, यहां से यहां ले जाने में एनर्जी आ जाएगी, यहां से यहां में एनर्जी आ जाएगी हाफ के x0 स्क्वायर, ये यहां से यहां में ले जाने में एनर्जी आ जाएगी हाफ के 2x0 स्क्वायर, ये हाफ के 2x0 स्क्वायर। तो बेटा 0 से x0 में एनर्जी हाफ के x0 स्क्वायर, 0 से 2x0 में एनर्जी हाफ के 2x0 स्क्वायर आ जाएगी। तो यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी आ जाएगी, तो यहां से यहां जाने में एनर्जी आ जाएगी u2 इसको u1 लिख दो, इसको u2 लिख दो, इसको ux0 लिख दो, इसको पहले ux0 लिख दो, इसको u2x0 लिख दो, तो ये बोलो सेकंड x0 में एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये 2x0 माइनस ux0। तो यहां से यहां जाने की माइनस ये बेटा तो सही है ये, तो बेटा इतना जल्दी नहीं है, तो बेटा क्या फास्ट है, बिल्कुल तो स्लो है, ये जो पढ़ाया वहां पे थोड़ा फास्ट करना पड़ता है क्योंकि ग्रेविटी में पढ़ा दिया मैंने, जो पढ़ाया वहां पे फास्ट करना ना। तो बेटा अगर इक्वल फोर्स ये समझ आ गया, तो बेटा मजे की वाला क्वेश्चन के समझ में आ रहा है, कंटिन्यू रखो, आ जाओ ये देखो हां ये बॉल स्प्रिंग है, ये बॉल स्प्रिंग है बेटा, इफ equal for equal elongation है, for equal elongation find out, you will find out ratio of energy stored in spring, ratio of energy stored in spring u1 is to u2 पहला for equal elongation second for equal force for equal applied force, बोलो ए सीधा देखते ही जवाब दो, परंतु इक्वल इलोंगेशन करोगे x0 तो आपको इसमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, तुम लोग को इक्वल इलोंगेशन करोगे x0 तो मतलब मेहनत आपकी इसमें ज्यादा लगेगी, ये स्प्रिंग खतरनाक है, देखो ये स्प्रिंग खतरनाक है, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या बोलोगे बेटा सॉल्यूशन u1 to u2 ये आ जाएगा हाफ a, ये आ जाएगा मतलब k1 to k2, यानी तो फॉर इक्वल इलोंगेशन तो u1 to u2 और k1 to k2 और x0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा u1 to u2 is equal to 1 to 4, am I right or not, तो this is 1 to 4, am I right or not, इक्वल इलोंगेशन में 1 to 4 आएगा, हां इक्वल फोर्स में जाएगा, इक्वल इलोंगेशन में ठीक है, इक्वल अप्लाइड फोर्स में जाएगा, तो सॉल्यूशन सेकंड देखो, तो फॉर इक्वल फोर्स और इक्वल फोर्स तो एनर्जी u1 to u2 is 1 upon k1 is to 1 upon k2, या तो इक्वल फोर्स में उल्टा रेशो होता है, इक्वल फोर्स में उल्टा रेशो होता है, क्यों, क्योंकि जब फोर्स इक्वल लगाओगे तो ये ज्यादा खींचेगी और ये कम खींचेगी, सर क्यों, क्योंकि बेटा इसका k 4 टाइम्स है, बेटा इसका k 4 टाइम्स है, तो बेटा ये x0 खींचेगी तो ये x by 4 खींचेगी, बोलिए x0 by 4 खींचेगी, ए कॉमन सेंस लगा, अगर x0 खींचेगी तो x0 by 4 खींचेगी, क्योंकि इसका k 4 गुना है तो इलिमिनेशन 1/4 होगा, तो जब हाफ के x स्क्वायर करोगे, ए हाफ के x स्क्वायर करोगे तो इसका k और इसमें x0 स्क्वायर लिखोगे, उसका k 4 के लिखोगे, तो मतलब x की वैल्यू x0 by 4 आ जाएगी, स्क्वायर करोगे इसका 4 डोमिनेट करेगा, बेटा इसका k 4 गुना तो x 1/4 होगा और x डोमिनेट करेगा क्योंकि x का स्क्वायर होता है, इसका k 4 टाइम्स है तो x 1/4 होगा, k 4 टाइम्स है तो x 1/4 होगा और 1/4 डोमिनेट करेगा क्योंकि उसका स्क्वायर होता है, क्या ये समझ आ गई, जिसका k ज्यादा है उसमें इलिमिनेशन कम होगा और इलिमिनेशन डोमिनेट करता है, k 4 गुना है इलिमिनेशन 1/4 होगा और 1/4 का स्क्वायर होगा इसलिए डोमिनेट इलिमिनेशन करता है, तो मतलब इलिमिनेशन डोमिनेट करता है, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1/100 is to 1/400, तो मतलब आ जाएगा बेटा 1/1, उल्टा रेशो आता है, इक्वल फोर्स में उल्टा रेशो आता है, इक्वल फोर्स में उल्टा रेशो आता है, क्लियर, यस, क्या स्प्रिंग की सारी बातें क्लियर हो गई आपको, क्या सारी बातें क्लियर हो गई स्प्रिंग की, क्या क्लियर हुआ आपको स्प्रिंग का सारा हिसाब किताब, ये क्वेश्चन करके लाओगे नीट 2015 का क्वेश्चन है आईआईटीएम, ये होमवर्क ट्राई करोगे, होमवर्क ट्राई करोगे, ये नीट का है आईआईटीएम में, ट्राई करना, इसमें मैंने बातें पूछी, ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। अब स्प्रिंग की और बातें करने से पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन करते हैं, आप जो चीजें पढ़ी उस पे क्वेश्चन करते आ जाओ, आप जो चीजें पढ़ ली उस पे क्वेश्चन करते आ जाओ, तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दिया उस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, इंटरेस्टिंग बातें स्टार्ट करते आ जाओ, बोलो देखो, एक 2 किलो की बॉल को अपने ऊपर उछाला वो मैक्सिमम हाइट 15 मीटर तक गई, एक 2 किलो की बॉल को ऊपर उछाला 20 मीटर पर सेकंड से मैक्सिमम हाइट, एक 2 केजी बॉल इज projected vertically, is thrown vertically upward, vertically upward with initial velocity 20 meter per second, and its maximum height is
देन फाइंड आउट, पहले बताओ क्या ये सही है? क्या इसकी मैक्सिमम हाइट 15 मीटर आएगी? आप चाहो तो एक काम करो ना, आप चाहो तो इसको 1D से कर लो, या तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर बाई, या तो मैक्सिमम हाइट होती है वही स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2g, और u स्क्वायर बाई 2g से करोगे आप, u स्क्वायर बाई 2g से करोगे तो 20 का स्क्वायर इनटू 2 इनटू 10, तो मेरा तो यार आएगा 20 मीटर और आपने तो 15 मीटर ही दी। बेटा मेरी तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आ रही है, u स्क्वायर अपॉन 2g से 20 मीटर आ रही है, फिर ये हाइट 15 मीटर क्यों दी है? मैक्सिमम हाइट 15 मीटर क्यों दी है? आगे क्वेश्चन करो। एयर फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गया। बेटा मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तब आती है एयर फ्रिक्शन नहीं होता। बेटा मैक्सिमम हाइट 20 मीटर आ रही है मेरी, पर 15 मीटर दी है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन करो। देन फाइंड आउट 20 मीटर, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, बाय एयर फ्रिक्शन। बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है तो नेगेटिव वर्क करेगा। इस केस में नेगेटिव आएगा। तो मैंने बोला एयर फ्रिक्शन का वर्क डन तो आ जाओ वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से करूंगा पहले, फिर एमएफ फील दूंगा। आ जाओ, शानदार चीज है, दो तरीके से करूंगा। पहले यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो क्या है? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? तो मैं बोलूं टोटल नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्स लगा उनका नेट वर्क डन, यानी कि बचा कुचा काइनेटिक एनर्जी, बचा कुचा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बचा कुचा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बचा कुचा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है? तो मैंने तो घट रही है। ए फाइनल 0 हो गई, तो मैंने तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है। काइनेटिक एनर्जी घट रही, क्यों घट रही है? क्योंकि बेटा एक mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है 20, और एक फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, एयर फ्रिक्शन। तो दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं तो एनर्जी छीनेंगे। बेटा इस पर दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं जो एनर्जी छीनेंगे, तो इसको जब आपने ऊपर उछला तो इससे एनर्जी छीनने वाले दो फोर्स है, एक एयर फ्रिक्शन और एक ग्रेविटी। तो क्या मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या k फाइनल माइनस k इनिशियल लिख दो, k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो क्या मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? तो mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव आएगा। ए ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा माइनस mgh, लिख दो mg into h into cos 180। फ्रिक्शन का वर्क भी नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शन फोर्स into h into cos 180, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब आपको सारी वैल्यू तो mgh, या तो मैं यहीं पर देता हूं, ये यहीं पर देता हूं, ग्रेविटी का वर्क 20 into h into cos 180, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फ्रिक्शन का वर्क भी फ्रिक्शन फोर्स into h into cos 180। अच्छा हाइट भी 15 मीटर दी है, यहां पर भी 15 मीटर लिख दो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 और इनिशियल हाफ into 2 into u का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो मैं तो आ जाएगा बेटा 300 माइनस 300 जो ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव मतलब ग्रेविटी ने छीनी, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव मतलब ग्रेविटी ने छीनी, तो 300 तो ग्रेविटी ने छीनी, और फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव तो 15 into f फ्रिक्शन ने छीनी, और टोटल एनर्जी 400 थी छीनने के लिए। बेटा इसके पास टोटल 400 एनर्जी थी, बेटा इसके पास 400 एनर्जी थी, उसमें से ग्रेविटी ने छीन ली 300, तो 100 फ्रिक्शन ने छीनी। बेटा ये देखो कितना आ जाएगा, तो यहां से माइनस काट दो दोनों तरफ, अगले पेज पे लिखो, तो यहां आ जाएगा बेटा माइनस काट दो, यहां से माइनस कट कर दो सबका, तो कितना आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा 15 FR बराबर 100, 15 FR बराबर 100, तो बोलो FR बराबर बेटा 100 by 50, तो बोलो बेटा यहां 5 से काटो तो 20/3 न्यूटन फ्रिक्शन। एम आई राइट और नॉट? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 20/3 न्यूटन। क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? अच्छा अब एमए फील से कराता हूं। मैं बोलूं बेटा जो इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी 400 जूल है, फील से करते हैं, मैं से एनर्जी फील से करता हूं। इस ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी 400 जूल है, उसमें से ग्रेविटी छीन रही है 300 और फ्रिक्शन छीन रहा है 100। इसके पास जो 400 एनर्जी है उसमें से ग्रेविटी ने छीनी 300, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स 20 है और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ग्रेविटी ने छीनी 300 वो तो पोटेंशियल एनर्जी में, और फ्रिक्शन ने छीनी 100 वो सारी हीट लॉस हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? फ्रिक्शन ने जो छीना वो सारा हीट लॉस हो गया। इसके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 400 है, वो पूरी 0 हो गई, उसमें से ग्रेविटी ने छीनी 300 तो वो सारा तो स्टोर हो गया, और फ्रिक्शन ने छीनी 100 वो सारा लॉस हो गया। चला गया? ओके आ जाओ, ये देखो, ये देखो, a 1 kg block, a mass of a block of mass 1 kg is released, then displaced travel by the block before it stop on rough break। यहाँ पर rough break रुकने से पहले कितना चलेगा बताओ? ये रुकने से पहले कितना चलेगा बताओ? ये रुकने से पहले कितना चलेगा बताना? बताओ रुकने से पहले कितना चलेगा? तो मैं बोलूं टोटल अभी यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 है और फाइनल भी 0 हो गई, तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, तो वर्क बचा कुछ 0 का कुछ बचा ही नहीं। तो क्या मैं बोलूं वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या? W नेट बचा कुछ बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बचा कुछ बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, तो मैं बोलूं फाइनल और इनिशियल दोनों 0 है, तो मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 हुआ। इस पर कौन कौन से फोर्स है? इसका मतलब नेट वर्क डन 0 है, इसका मतलब दो फोर्स है, तो ग्रेविटी और एक फ्रिक्शन, तो दोनों का वर्क का टोटल 0 है। तो क्या मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है? बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो मैं बोलूं बेटा टोटल वर्क डन 0 है, ग्रेविटी ने जितना वर्क करा फ्रिक्शन ने उतना छीन लिया। यहां पर फ्रिक्शन लगना चालू हुआ, तो बोलो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन? तो बोलूं म्यू n, और n कितना आ जाएगा 1 kg का ब्लॉक है, तो म्यू हो गया 0.4, n हो गया 10, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन है, और कितना चला तो x मान लिया यहां से यहां तक। तो आ जाओ, तो मैंने तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव, और यहां पे ग्रेविटी का वर्क mg into उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यहां पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, तो mg into h, यहां पे ग्रेविटी का वर्क हमेशा mg और mg की डायरेक्शन में कितना चलेगा h आ जाएगा, ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा mgh प्लस फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा माइनस का, फ्रिक्शन का वर्क माइनस क्योंकि फोर्स सीधे है और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा fr into h into cos 180 बराबर 0, और ये ग्रेविटी का वर्क mg हो गया कितना 10, तो mg की वैल्यू 10 और h भी आ गया 10, तो ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा 100, mg आ गया 10 और डिस्प्लेसमेंट भी 10। बेटा तिरछा चला वो बाहर में गया, नीचे कितना होगा तो बस ये प्लस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मुझे फ्रिक्शन फोर्स आ गया 4, डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, और cos 180 माइनस आ गया तो माइनस 4x बराबर 0। तो यहां से बोलो तो 4x बराबर 100, तो h बराबर आ गया 25 मीटर। एम आई राइट? मैं एनालिटिक्स से कहूं, मैं बोलूं यहां से यहां तक ग्रेविटी ने एनर्जी दी,
यहाँ तक ग्रेविटी ने एनर्जी दी, तो यहाँ से यहाँ तक mgh एनर्जी मिली जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और आगे जाने पर फ्रिक्शन ने छीन ली। तो बोलो ग्रेविटी ने जितना दिया उतना फ्रिक्शन ने छीना। क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी ने जितना दिया वो फ्रिक्शन ने छीन लिया? क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी ने जितना दिया, यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी ने दिया, ग्रेविटी ने दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और बोलो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन ने छीना, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन ने छीना, और फाइनली जीरो हो गया। तो बोलो जितना ग्रेविटी ने दिया उतना फ्रिक्शन ने छीना बराबर हो जाएगा। ग्रेविटी ने दिया और फ्रिक्शन ने छीना बराबर हो गया। जो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी ने दिया वो पूरा फ्रिक्शन ने छीन लिया, तो दोनों को बराबर कर दो। तो ग्रेविटी ने दिया और फ्रिक्शन ने छीना बराबर कर दो, या मछीना को बराबर कर दो, तो प्लस बन जाएगा। तो ग्रेविटी ने mgh दिया, फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जितना छीन लिया। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आया आपको? क्या ये समझ आया? कोई बात पॉजिटिव कर रहा था, कोई नेगेटिव कर रहा, फाइनली जीरो हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा। ग्रेविटी ने जितना रखा उतना फ्रिक्शन का अगेंस्ट हो गया। क्लियर? ओके, ये बताओ, ये बताओ, a particle of mass 2 kg is released shown, 2 किलो छोड़ा on circular track of radius 5 मीटर, इस 5 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पर छोड़ा, ठीक है। the velocity of particle at bottom is 5 मीटर per second, यहां पर रैक पे था, अच्छा अलग-अलग लिखी हुई है, ये अलग-अलग लिखी हुई है 5 मीटर, रुक जाओ 20 20 100, ये 80 यहां पे 1 कर दो, यहां पे 1 कर दो, 8 मीटर पर सेकंड, तो bottom is 8 मीटर पर सेकंड, ये डायग्राम में सही है। then how then against the friction, आपने यहां पर छोड़ा है, तो बोलो ग्रेविटी ने जो एनर्जी दी वो सारी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी। यहां से यहां पर आने पर ग्रेविटी ने एनर्जी दी है, क्योंकि ग्रेविटी का फॉर्म नीचे लगा है mg, तो बेटा जब नीचे आया है तो ग्रेविटी ने वर्क किया है कितना mgh, यहां पे जितना हाइट नीचे आया ग्रेविटी ने उतना वर्क किया। यस सर, तो बोलो ये देखो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी है इसका मतलब ग्रेविटी ने ज्यादा वर्क किया है। बेटा यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, इसका मतलब ग्रेविटी ने वर्क ज्यादा करा है, फ्रिक्शन ने कम छीना है। बेटा यहां से यहां तक ग्रेविटी एनर्जी देगा, देखो ना नीचे आता है तो ग्रेविटी एनर्जी देता है, बेटा ये लोग नीचे आया तो ग्रेविटी एनर्जी देगा। बेटा सोचो यहां से यहां तक ग्रेविटी एनर्जी दी है नहीं, तो बोलो यहां से यहां तक ग्रेविटी एनर्जी देगा। पहले बताइए समझ आ गया? यहां से यहां तक ग्रेविटी एनर्जी देगा और फ्रिक्शन छीनेगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, अगर सिंगल वेव होता है तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है तो एनर्जी छीनेगा। फिर भी कुछ बच गई, फिर भी कुछ बच गई, इसका मतलब फ्रिक्शन ने कम छीनी। तो यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होगा, और फ्रिक्शन का कम होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बच गई। बच्चा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या ले, बेटा फ्रिक्शन फोर्स पे करना ही नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है। अब देखो यहां से करो, तो ग्रेविटी ने वर्क कितना करा, तो mg into mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख दो, mg into डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg, इन द डायरेक्शन ऑफ mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, k फाइनल माइनस k इनिशियल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इनटू 2 इनटू 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 64 जूल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल आ जाएगी 64 जूल। तो याद रखो, तो मतलब mg का वर्क डन कितना होगा, mg होगा 20, और mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, mg नीचे लगा तो इधर डिस्प्लेसमेंट 5 होगा। याद है ग्रेविटी में चाहे जैसे जाए हमेशा हाइट लेते हैं, क्योंकि mg नीचे लगा तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा हाइट होता है, देखो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा हाइट होता है, तो ये 5 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 64 जूल है, या यहां पर ये लिख दो हाफ m2 v8 का स्क्वायर माइनस 0, ये कितना आ जाएगा 64, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, देखना 64 बच गई और ग्रेविटी ने 100 दी थी, इसका मतलब फ्रिक्शन ने 36 छीनी है, माइनस 36, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा माइनस 36, ठीक है। अच्छा अगेंस्ट लिख दिया, तो अगेंस्ट में माइनस अपने आप आ गया, तो 36 आंसर है। वहां पर अगेंस्ट लिख दिया तो माइनस मतलब अगेंस्ट द फ्रिक्शन, नेगेटिव मींस अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मींस अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो 36 जूल आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है अगेंस्ट वर्क हुआ तो 36 आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ आ गया? तो यहां से यहां तक ग्रेविटी ने एनर्जी दी, यहां से यहां तक ग्रेविटी ने वर्क करके एनर्जी दी, क्योंकि पॉजिटिव वर्क किया, यहां से यहां तक ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क करा, फ्रिक्शन ने नेगेटिव करके छीना, तो ग्रेविटी ने 100 एनर्जी दी, उसमें से 64 बच गई। बेटा ग्रेविटी ने 100 एनर्जी दी, उसमें से 64 बच गई, इसका मतलब फ्रिक्शन ने 36 छीनी। ग्रेविटी ने 100 एनर्जी दी, उसमें से 64 बच गई, इसका काइनेटिक एनर्जी में बच गई, इसका मतलब फ्रिक्शन ने 36 छीनी। खत्म, खत्म, यस सर। ये लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन पर कल बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन पर कल बात करेंगे। ए नाइफ ऑफ मास m is released on height h, it penetrates wooden block up to h depth, then average friction force exerted by wood, then ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन और करूंगा, इससे पहले क्वेश्चन और करूंगा, इससे पहले क्वेश्चन और करूंगा। ये वुडन ब्लॉक है और यहां से एक बुलेट फायर करी, तब ये बुलेट फायर करी 200 ग्राम की, 200 ग्राम की 20 मीटर पर सेकंड से, 200 ग्राम की बुलेट फायर करी है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से 20 मीटर पर सेकंड से। और बेटा ये इसके अंदर 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट हो जाती है, कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाती है, ये बुलेट फायर करी है, ये 2 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर जाती है। तो आपको बताना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वुड, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वुड ऑन बुलेट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये अंदर पेनिट्रेट करके रुक जाती है यहां पर। तो बताओ कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वुड, तो क्या बोलोगे बेटा W नेट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फील से करो, मैं बोलूं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फ्रिक्शन ने छीन ली। बेटा अगर मैं एनालॉजी करूं तो फ्रिक्शन पीछे लग के एनर्जी छीन रहा है, बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन ने छीन ली। अरे कॉमन सेंस लगा फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आएगा, तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है, तो फ्रिक्शन ने एनर्जी छीन ली। बेटा अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन ने छीन ली, फ्रिक्शन ने छीनी, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा, खत्म। तो एक लाइन में एनालॉजी से कर सकता हूं हाफ mv स्क्वायर, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्रिक्शन ने छीन ली, तो ये आ जाएगा हाफ m की वैल्यू 200/1000 और वेलोसिटी 20 का स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है और डिस्प्लेसमेंट 2/100,
यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी फ्रिक्शन ने छीनी, तो छीनी में अपने आप माइनस आ गया। यस, तो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्रिक्शन ने छीन लिया, देन बचा तो ये 400 बटा 40 आ गया और ऊपर से कट के 50 आ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ये आ जाएगा 15 तक बदलोगे तो ये आ रहा है 2000 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन आ जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है फ्रिक्शन ने छीनी। अब अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम से करके देखते हैं। ये तो एमए लॉजिक से किया मैंने, ये तो एमए लॉजिक का पहले इससे करते हैं। तो डब्ल्यू में कितना फोर्स कर रहे हैं? इस पूरे का कितना एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, तो वो तो आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो फाइनल एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल एनर्जी हाफ, एम की वैल्यू 200 बाय 1000 और v की वैल्यू 20 का स्क्वायर और फ्रिक्शन का वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स माइनस का माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इनटू x इनटू cos 180 तो आ जाएगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू x की वैल्यू 2 बाय 100 इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा बेटा ये करके माइनस ये 10 से करके ये 400 बटा 10 40 ये 40 ये से कट गया तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4000 बटा 2 तो मेरा पारा फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्रिक्शन ने छीन ली। क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया बेटा? एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम और एमए लॉजिक से सोचोगे इसमें थोड़ी फील आती है क्या कि बुलेट की काइनेटिक एनर्जी, ये देखो इसमें थोड़ी फील आ जाएगी कि बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन ने छीन ली, फ्रिक्शन ने छीनी, फ्रिक्शन फोर्स ने छीन ली, ने छीनी। तो यहां से मैं बोल दूं हाफ mv स्क्वायर जो भी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी बराबर फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो छीनी उसका अपने आप नेगेटिव आ गया, तो इससे और आसानी से हो गया। तो ये हाफ 200 बाय 1000 इनटू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 2 बाय 100। तो बोलो ये 2 से 2 कट गया, 100 से 100 कट गया, 1 0 से कट गया, तो यहां से आ जाएगा 5, तो ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा 2000 न्यूटन। ये सीधा लिख दो फ्रिक्शन फोर्स 2000 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? क्या ये फील आई आपको? वर्क एनर्जी थ्योरम पे लगा दो, ये फील आई? क्या ये फील आई कि फ्रिक्शन ने जो एनर्जी छीनी वो सारी काइनेटिक एनर्जी बुलेट की खा गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी किसने खाई? फ्रिक्शन ने खाई। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, अगर ये जो बॉक्स से ये नहीं होता तो सीधी निकल जाती, ये फायरिंग रेंज में ही होता है। अच्छा याद रखो इसको सारी चीजों को ऐसे समझते हैं। बताओ यहाँ पर एमए लॉजिक देखो, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, इसके पास जो 400 थी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसने खाई? तो मैं बोलूं ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन ने खाई। ऊपर जाने पर ग्रेविटी ने खाई 300 और फ्रिक्शन ने खाई 100। बेटा ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट है 15 मीटर है, तो ग्रेविटी ने खाई 300 और फ्रिक्शन ने खाई 100, तो आप सीधा फ्रिक्शन फोर्स इनटू 15 बराबर 100 लिख सकते थे। और देखो और यहाँ पर दो लोगों ने खाई, और देखो इसमें बताओ इसमें ये नीचे आया तो क्या हुआ? तो बेटा एनर्जी नहीं थी, इस बार ग्रेविटी ने जो दिया। अब इसको एमए लॉजिक से देखो, एमए लॉजिक से करना इसको, ये मेथड 1 एमए लॉजिक, एमए लॉजिक ग्रेविटी ने जो एनर्जी दी, ग्रेविटी ने दी, यहाँ पे देखो एमए लॉजिक से ग्रेविटी ने दी, ग्रेविटी ने दी मैं एनर्जी दी बराबर फ्रिक्शन ने छीनी, तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, मैं बोलूं यहाँ पर ग्रेविटी ने दी और यहाँ पर फ्रिक्शन ने छीनी, तो बोलूं ग्रेविटी ने दी फ्रिक्शन ने छीनी। एम आई राइट? ग्रेविटी ने दी फ्रिक्शन ने छीनी। एम आई राइट? यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी ने दी और यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन ने छीनी, क्योंकि बेटा नो चेंज इन काइनेटिक, बचा भी कुछ नहीं। इसके पास पहले भी जेब खाली थी, अब भी जेब खाली है, थोड़ी फील हो, यहाँ पर भी जेब खाली है, यहाँ पर भी जेब खाली है, तो मैं बोलूं ग्रेविटी ने दिया फ्रिक्शन ने छीन लिया, और ग्रेविटी ने कितना दिया? तो ग्रेविटी ने दिया mgh और फ्रिक्शन ने कितना छीना? फ्रिक्शन फोर्स इनटू x, तो ग्रेविटी ने mgh दिया तो m हो गया 10, g हो गया 10, m हो गया 1 और gh m हो गया 1, g हो गया 10, h हो गया 10, फ्रिक्शन फोर्स कितना? फ्रिक्शन फोर्स हो गया 4 इनटू x, तो यहाँ से x 25 आ गया। मच्छर है नहीं है बता दो आप? मेरे को तो ये सोच ज्यादा अच्छी लगती है, ए वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाओ और इस सोच से भी कर दो कि दे कौन रहा है, छीन कौन रहा है, उससे भी कर दो। बेटा ये समझ आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर दो और फील से भी कर दो। ये मेथड 1 हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम और ये मेथड 2 हो गया बेटा फील, मेथड 2 हो गया फील। क्या ये समझ आ रहा है? कोई दे रहा है कोई ले रहा है? यस, हाँ यहाँ जाओ, ये इसमें देखो यहाँ पर क्या फील है, तो ये मेथड 1, मेथड 2 से भी करते देखो, मेथड 1 मेथड 2 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बच गई, तो ग्रेविटी ने जो दिया फ्रिक्शन ने छीना और कुछ बचा, ग्रेविटी ने ज्यादा दिया, ग्रेविटी ने दिया, चलो ठीक है करिएगा ना, ग्रेविटी ने दिया कितना दिया? ग्रेविटी ने दिया mgh, ग्रेविटी ने mgh दिया, उसमें से फ्रिक्शन ने छीना, ग्रेविटी ने दिया फ्रिक्शन ने छीना और बच गया। ये देखो यूं लिखोगे इसको, एमए लॉजिक देखो, मेथड 2, मेथड 2 एमए लॉजिक, मेथड 2 ग्रेविटी ने दिया, ग्रेविटी ने दिया, ग्रेविटी ने एनर्जी दी माइनस फ्रिक्शन ने कुछ छीनी, कुछ छीनी बराबर बची काइनेटिक एनर्जी, बची काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बड़ी, बची काइनेटिक एनर्जी। ये देखो ग्रेविटी ने दिया, फ्रिक्शन ने छीना, कुछ छीना और बची काइनेटिक एनर्जी। क्या ये समझ आ गया? ये आ रही है, यहां से यहां तक ग्रेविटी ने दिया और फ्रिक्शन ने सारा नहीं छीना, अगर फ्रिक्शन सारा छीनता तो कुछ बचता ही नहीं। ग्रेविटी ने दिया, अगर फ्रिक्शन ने सारा छीन लिया तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती। जैसे यहां पर देखो यहाँ नहीं बची थी, इसमें कुछ नहीं बचा था, क्योंकि जो ग्रेविटी ने दिया पूरा फ्रिक्शन ने छीना, यहां पर जो ग्रेविटी ने दिया कुछ फ्रिक्शन ने छीना बाकी बच गया। ये देखो तो बोलो ग्रेविटी ने दिया कितना? mgh, फ्रिक्शन ने छीना कितना? पता नहीं w फ्रिक्शन, जो भी फ्रिक्शन का बात है ये फ्रिक्शन ने छीना, ये लिख दो छीना बराबर काइनेटिक एनर्जी बच गई हाफ mv स्क्वायर। तो बोलो mgh कितना है? mgh आ रहा है 2 * 10 * 2 * 10 * 5, फ्रिक्शन ने छीना वो भी पता करना है, इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 2 * 8 का स्क्वायर, तो बोलो ये 64 आ गया, ये आ गया 100 माइनस फ्रिक्शन ने छीना बराबर 64। तो देखो फ्रिक्शन ने कितना छीना? तो ग्रेविटी ने 100 दिया, उसमें से 64 बच गया, इसको इधर लिया तो फ्रिक्शन ने छीना, तो बोलो फ्रिक्शन ने 36 छीना। क्या मजा आया? क्या ये मजा आया आपको ऐसे समझ के कि ग्रेविटी ने दिया बच गया 36 64, ग्रेविटी ने 100 दिया उसमें से 64 बच गया, मतलब फ्रिक्शन ने 36 छीना। क्या ये समझ आ गया? क्या ये फील आई आपको? कौन दे रहा है कौन ले रहा है? क्योंकि इसी से बेटा मैं वर्क एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना भी बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी फ्रिक्शन ने छीनी, यहाँ देने वाला कोई नहीं, सिर्फ छीनने वाला है, इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी कर दी, यहाँ देने वाला कोई नहीं, सिर्फ छीनने वाला है फ्रिक्शन, तो मैंने बुलेट की काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन ने छीनी सीधा। फील आनी चाहिए आपको, यहाँ पर देखो बताओ, यहाँ पर एमए लॉजिक से करो सीधा,
मैं लॉजिक से कर रहा हूं, मेथड 2 से। वर्क एनर्जी थ्योरम साफ करना, मैं मेथड 2 से कर रहा हूं। बोलो किसने दिया? अब तुम करके बताओ किसने दिया और किसने छीना। यहां से यहां तक बताओ किसने दिया किसने छीना। तो मैं तो ग्रेविटी ने एनर्जी दी, ग्रेविटी ने एनर्जी दी, ग्रेविटी ने एनर्जी दी। एम आई राइट सर? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव रहेगा, एमजी नीचे लगा। ग्रेविटी ने एनर्जी दी, यस सर। और फ्रिक्शन ने छीनी, फ्रिक्शन ने छीनी। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, तो ग्रेविटी ने दी और फ्रिक्शन ने छीनी। एम आई राइट और नॉट? बेटा ग्रेविटी ने दी, फ्रिक्शन ने छीनी। क्या ये समझ आया कि नहीं आया? अब समझ आया मैं शुरू आ रहा था, मैंने क्यों बताया पॉजिटिव वर्क मतलब एनर्जी दी, नेगेटिव वर्क मतलब एनर्जी छीनी। अब समझ आया मैं शुरू से आपको ऐसा क्यों बता रहा था। अब समझ में आया मैंने शुरू से ऐसा क्यों बताया आपको कि पॉजिटिव मतलब दी, नेगेटिव मतलब छीनी, उससे हमारा फील आएगी। तो मतलब यहां से यहां तक ग्रेविटी ने दी, तो ग्रेविटी ने एनर्जी दी mgh, तो फ्रिक्शन ने ये छीनी, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बोलो फ्रिक्शन फोर्स इनटू s इतना छीना। वर्क नेगेटिव आ रहा है मतलब छीना, तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा mgh/s। एम आई राइट और नॉट? mgh/s, एम आई राइट और नॉट? mgh/s, एम आई राइट और नॉट? क्या ये समझ आ गया? तो ये आ जाएगा mgh/s। क्या राइट है? क्या ग्रेविटी ने यही तक वर्क किया है? क्या ग्रेविटी ने यही तक वर्क किया है या ग्रेविटी ने यहां तक वर्क किया है? आपने यहां पर ग्रेविटी का वर्क mgh क्यों लिखा? आपने ग्रेविटी का वर्क mgh क्यों लिखा? गलत है ये। बेटा ग्रेविटी ने यहां तक वर्क करा है, ग्रेविटी का वर्क h प्लस s तक करा है। बेटा ग्रेविटी का वर्क h प्लस s है, ग्रेविटी का वर्क h प्लस s है। मतलब ये गलत है। ग्रेविटी रावणो 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 ग्रेविटी h प्लस s तक वर्क कर रही है, तक वर्क करेगी, तक वर्क करेगी। तो बोलो ग्रेविटी का वर्क बेटा, ग्रेविटी तो यहां तक लग रही है बेटा, ग्रेविटी तो अंदर पेनिट्रेट करने तक लग रही है, तो ग्रेविटी ने वर्क h प्लस s तक किया। तो यह आ जाएगा mg h प्लस s, एम आई राइट और नॉट? बराबर फ्रिक्शन फोर्स इनटू s, तो यहां से फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा mg h प्लस s डिवाइड बाय s। एम आई राइट और नॉट? mg h प्लस s अपॉन s, एम आई राइट और नॉट? क्या समझ आ गया बेटा? यहाँ h नहीं आएगा, h प्लस s आएगा, क्योंकि ग्रेविटी ने वर्क यहां से यहां तक किया है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ ये बताना, ये बताना। फिजिक्स बताना क्या होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, h मैक्सिमम इन स्प्रिंग। बोलो स्प्रिंग, हाँ छोड़ रहा, स्प्रिंग मैक्सिमम कितनी कंप्रेस होगी बताना। फिजिक्स बता क्या होगा? मैं बोलूं ये काइनेटिक एनर्जी के साथ यहां तक जाएगी। क्या मैं बोलूं इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी यहां तक 10 मीटर पर सेकंड यानी कि काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। कि मैं बोलूं जैसे स्प्रिंग बताएगी, मैं बोलूं स्प्रिंग से एनर्जी छीनेगी। बेटा इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी छीनेगी, कहां जाएगी? स्प्रिंग के अंदर। बेटा स्प्रिंग बत्ती है तो एनर्जी स्टोर होती है, तो मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी घटेगी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्या मैं बोलूं फ्री के साथ बोलूं जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की घटेगी और बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी। क्या मैं बोलूं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी? एम आई राइट और नॉट? ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और स्प्रिंग तब तक बत्ती रहेगी जब तक ये रुक ना जाए। मैं बोलूं स्प्रिंग तब तक बत्ती रहेगी जब तक ये रुक ना जाए, तो मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट फाइनली रुक जाएगा और ये मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। बेटा स्प्रिंग तब तक बत्ती रहेगी जब तक इसकी वेलोसिटी खत्म ना हो जाए। बेटा ये ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को तब तक दबा पाएगा जब तक ये रुक ना जाए। तो मैं बोलूं बेटा काइनेटिक एनर्जी घटेगी और ये मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब काइनेटिक एनर्जी घटके 0 हो जाएगी। तो मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ m 10 का स्क्वायर और फाइनल 0 हो जाएगी, तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? काइनेटिक एनर्जी घटके 0 हो जाएगी तो मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, और ये आ गई 50 जूल और वहां पर आ जाएगा हाफ k की वैल्यू 100 h स्क्वायर। बोलो कितना आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन? ये भी 50 50 से 50 कट गया, h मैक्सिमम बना गया। ये तो गया p। काइनेटिक एनर्जी घटेगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी घटेगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में चली जाएगी। अच्छा दूसरा तरीका वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं बोलूं w नेट बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और w नेट आ जाएगा स्प्रिंग का वर्क, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है तो स्प्रिंग का वर्क बराबर k फाइनल माइनस k इनिशियल, और स्प्रिंग का वर्क आपको पता है नेगेटिव होगा, अंदर जा रहा है फोर्स बाहर लगेगा नेगेटिव, तो हाफ k x स्क्वायर इज इक्वल टू रुक जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, तो फाइनल 0 इनिशियल हो जाएगी 1 into 10 का स्क्वायर। ये देखो इससे भी माइनस से माइनस कर दिया, हाफ से हाफ कर दिया, k की वैल्यू 100 उधर 100 आ जाएगा, h मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कर दिया तो h मैक्सिमम बना गया। क्या ये समझ में आ गई? क्या ये समझ आ गई? इसी क्वेश्चन को यूं कर सकते थे, लास्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को यूं कर दो, ये 1 kg का ब्लॉक है और 5 मीटर हाइट से छोड़ा, बोलो वही k 100 है, तो मैं तो इस बार क्या होगा? ये रेस्ट से छोड़ा, तो मैं तो यहां पे आके फाइनली कितनी रहेगी स्प्रिंग, तो मैं तो जितना ग्रेविटी देगा उतना स्प्रिंग में चला जाएगा, यहां से आके ग्रेविटी ने जितना दिया वो सारा स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा। तो मैं तो ग्रेविटी ने दिया, ग्रेविटी एनर्जी देगा, ग्रेविटी एनर्जी देगी, ग्रेविटी एनर्जी देगी और स्प्रिंग में स्टोर होगी, बराबर स्प्रिंग में स्टोर होगी, स्प्रिंग में स्टोर। एम आई राइट? ए ग्रेविटी देगी, स्प्रिंग में स्टोर होगी, ग्रेविटी कितनी देगी? mgh, स्प्रिंग में कितनी स्टोर होगी? हाफ k h मैक्सिमम का स्क्वायर, तो ग्रेविटी ने कितना दिया? 1 into 10 into 5, स्प्रिंग में हाफ k की वैल्यू 100 into h मैक्सिमम का स्क्वायर, तो मतलब बेटा ये 50 से करके दो बार 2 से 2 करके h मैक्सिमम बना जाएगा, खत्म। कल बात करेंगे, बाय बाय, कल यहाँ से वापस बात करेंगे, कल यहाँ से वापस बात करेंगे। शाम को ले लो एक्स्ट्रा क्लास, कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी है, शाम को ले लो एक्स्ट्रा क्लास, शाम को वर्क पावर एनर्जी की एक्स्ट्रा क्लास ले लो। नो सर, यस सर, नो सर, यस। क्या शाम को अपन वर्क पावर एनर्जी की एक्स्ट्रा क्लास ले लें? नो सर, नो सर, नो सर, कल तो छुट्टी है, कल छुट्टी है बेटा। चलो चलो रहने दो, कल 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 छुट्टी है, ओके बाय बाय, नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, बाय 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 बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।